अल्केमिस्ट। रियो डी जेनेरो, ब्राजील में 1947 में जन्मे हमारे समय के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक पाउलो कोएल्हो ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर पुस्तकों का लेखन किया है। 84 भाषाओं में अनुदित उनकी पुस्तकों की 170 से ज्यादा देशों में 32 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। वे ब्राजीलियन अकेडमी ऑफ लेटर्स के सदस्य हैं और उन्हें शेवालिए द l'Ordre Nacional de la Légion d'honneur पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2007 में उन्हें यूनाइटेड नेशंस का शांतिदूत घोषित किया गया था। कीमियागर अल्केमिस्ट के लिए, जो महान कृतित्व के रहस्यों को जानता है और उनका उपयोग करता है। बिना पाप कर्म के गर्भ में आई ही मेरी, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम तेरी ओर मुड़ सकें। आमीन। अब जब वे अपने गंतव्य की ओर चले जा रहे थे, तो उन्होंने एक गांव में प्रवेश किया और माथा नामक एक स्त्री ने अपने घर में ईसा का स्वागत किया। उसकी एक बहन थी, मेरी, जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनके उपदेश सुनने लगी। लेकिन माथा अपने मेहमान की सेवा में बहुत व्यस्त और व्यग्र थी, और वह उनके पास पहुंची और बोली, हे प्रभु, क्या आपको इसकी कोई परवाह नहीं कि मेरी इस बहन ने आपकी सेवा के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी मदद करे। लेकिन प्रभु ने उसे जवाब दिया, माथा, माथा, तुम बहुत सी चीजों को लेकर चिंतित और परेशान हो, लेकिन मेरी ने अच्छी भूमिका चुनी है, जो उससे छीनी नहीं जा सकती। प्रस्तावना। जब द अल्केमिस्ट का प्रकाशन 1988 में मेरे अपने देश ब्राजील में हुआ था, तो इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। देश के उत्तर पूर्वी कोने के एक पुस्तक विक्रेता ने मुझसे कहा था कि पुस्तक के जारी होने के पहले सप्ताह में मात्र एक व्यक्ति ने ये पुस्तक खरीदी थी। पुस्तक की दूसरी प्रति से छुटकारा पाने में पुस्तक विक्रेता को अगले 6 महीने लग गए थे, और यह वही व्यक्ति था जिसने पहली प्रति खरीदी थी। और कौन जानता है कि तीसरी प्रति के बिकने में कितना समय और लगा था। साल के बीतते बीतते यह बात हर किसी के मन में साफ हो चुकी थी कि द अल्केमिस्ट चल नहीं रही थी। मेरे मूल प्रकाशक ने मुझसे निजात पाने और मेरा अनुबंध समाप्त कर देने का फैसला कर लिया। उसने इस योजना से अपने हाथ झाड़ लिए और पुस्तक को मेरे हवाले कर दिया। मैं 41 साल का था और हताश था। लेकिन मैंने इस पुस्तक पर से कभी अपनी आस्था नहीं खोई, या इसको लेकर मुझे कभी कोई दुविधा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके भीतर मैं स्वयं था, मेरा सर्वस्व, मेरा हृदय और मेरी आत्मा। मैं अपने ही रूपक को जी रहा था। एक आदमी, एक खूबसूरत और जादुई स्थल का ख्वाब देखता हुआ, किसी अज्ञात खजाने की खोज में, यात्रा पर निकल पड़ता है। अपनी यात्रा के अंत में उस आदमी को समझ में आता है कि वह खजाना तो इस पूरे समय स्वयं उसके भीतर था। मैं अपनी निजी किंवदंती का अनुसरण कर रहा था, और लिखने की क्षमता ही मेरा खजाना था। और मैं इस खजाने को दुनिया के साथ बांटना चाहता था। जैसा कि मैंने द अल्केमिस्ट में लिखा है, जब आप किसी चीज की आकांक्षा करते हैं, तो सारा संसार गुपचुप ढंग से आपकी मदद करता है। मैंने दूसरे प्रकाशकों के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। एक दरवाजा खुला और उसके दूसरी ओर खड़े प्रकाशक ने मुझमें और मेरी पुस्तक में विश्वास जताया, और वह द अल्केमिस्ट को एक और मौका देने पर राजी हुआ। धीरे धीरे एक जबान से दूसरी जबान तक खबर फैलती गई, और अंततः पुस्तक बिकने लगी। 3000, फिर 6000,
10,000 एक एक करके धीरे धीरे पूरे साल भर के भीतर उसकी बिक्री बढ़ती गई। 8 महीने बाद ब्राजील की यात्रा पर आए एक अमेरिकी ने पुस्तकों की एक स्थानीय दुकान से द अल्केमिस्ट की एक प्रति खरीदी। वह इस पुस्तक का अनुवाद करना चाहता था और उसके लिए अमेरिका में कोई प्रकाशक ढूंढने में मेरी मदद करना चाहता था। हापर कॉलिंस इसे अमेरिकी पाठक वर्ग तक पहुंचाने पर सहमत हुआ। उसने इसे धूमधाम से प्रकाशित किया, न्यूयॉर्क टाइम्स तथा प्रभावशाली पत्रिकाओं में विज्ञापन, रेडियो और टेलीविजन पर इंटरव्यू। तब भी पुस्तक की बिक्री में कुछ वक्त लगा। वह जबान दर जबान चर्चा के रास्ते उसी तरह अपने पाठकों तक पहुंची जैसे ब्राजील में पहुंची थी। और फिर एक दिन बिल क्लिंटन की एक तस्वीर छपी जिसमें वे इस पुस्तक की प्रति हाथ में लिए व्हाइट हाउस से निकलते दिख रहे थे। इसके बाद मैडोना ने इस पुस्तक के बारे में वैनिटी फेयर में बहुत उत्साह के साथ बात की, और फिर तो रश लिम्बाugh और विल स्मिथ से लेकर महाविद्यालयों के छात्रों और अपने बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करने वाली माताओं तक, विभिन्न क्षेत्रों के लोग इसके बारे में बात करने लग गए। द अल्केमिस्ट एक स्वतःस्फूर्त और जीती जागती घटना बन गई। पुस्तक न्यूयॉर्क टाइम्स की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों की फहरिस्त में शामिल हो गई, जो कि किसी भी लेखक के लिए एक कीर्तिमान होता है, और वह इस फहरिस्त में 400 से ज्यादा सप्ताहों तक बनी रही। 80 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। अब तक भाषाओं की इतनी बड़ी संख्या में किसी भी जीवित लेखक की किसी पुस्तक का अनुवाद नहीं हुआ है, और इसकी गणना व्यापक तौर पर 20वीं सदी की 10 श्रेष्ठ पुस्तकों में होती है। लोग अभी भी मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं जानता था कि द अल्केमिस्ट को इतनी जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। इसका जवाब है नहीं। मुझे कोई अनुमान नहीं था। हो भी कैसे सकता था। जब मैं द अल्केमिस्ट लिखने बैठा था तो मैं सिर्फ इतना जानता था कि मैं अपनी आत्मा के बारे में लिखना चाहता हूँ। मैं अपना खजाना हासिल करने की खोज के बारे में लिखना चाहता था। मुझे जो पूर्व संकेत मिल रहे थे, मैं उनका अनुसरण कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि ये संकेत ईश्वर की वाणी होते हैं। हालांकि द अल्केमिस्ट कुछ साल पहले लिखी गई थी, तब भी यह अतीत की निशानी नहीं है। मेरे हृदय और मेरी आत्मा की ही तरह इसका जीवन जारी है, क्योंकि मेरा हृदय और आत्मा इसमें मौजूद हैं। मैं वह गर्रिया बालक सेंटियागो हूँ जो अपने खजाने की खोज कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे आप अपने खजाने की खोज में लगे सेंटियागो हैं। एक व्यक्ति की कहानी हर व्यक्ति की कहानी है, और एक व्यक्ति की खोज सारी मनुष्यता की खोज है। यही मेरे इस विश्वास की वजह है कि द अल्केमिस्ट इतने वर्षों बाद भी सारी दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के भीतर अपनी अनुभूंज बनाए हुए है, उनको समान रूप से बिना किसी पूर्वाग्रह के भावनात्मक और आत्मिक स्तरों पर छू रही है। मैं द अल्केमिस्ट को नियमित रूप से बार बार पढ़ता हूँ और हर बार मुझे वैसी ही अनुभूति होती है जैसी तब हुई थी जब मैंने इसे लिखा था। और मैं क्या महसूस करता हूँ, यह मैं आपको बताता हूँ। मैं सुख महसूस करता हूँ, क्योंकि यह मेरा सर्वस्व है, और इसी के साथ साथ यह आपका भी सर्वस्व है। मैं इसलिए भी सुख महसूस करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी अकेला नहीं पढ़ सकता। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, लोग मुझे समझते हैं। वे मेरी आत्मा को समझते हैं। इससे मुझे उम्मीद मिलती रहती है। जब मैं दुनिया में जारी टकरावों, राजनीतिक टकरावों, आर्थिक टकरावों, सांस्कृतिक टकरावों के बारे में पढ़ता हूँ, तो मैं याद करता हूँ कि ऐसे पुल बनाना हमारी सामर्थ्य में है, जिसको पार किया जा सकता है। अगर मेरा पड़ोसी भी मेरे मजहब को नहीं समझता या मेरी राजनीति को नहीं समझता, तब भी वह मेरे किस्से को समझ सकता है। अगर वह मेरे किस्से को समझ सकता है, तो वह मुझसे बहुत दूर नहीं है। पुल बनाना हमेशा मेरी सामर्थ्य में है। सामंजस्य बैठाने का अवसर हमेशा मौजूद है। इस
बात का अवसर कि एक दिन मैं उसके साथ मेज पर बैठूंगा और टकरावों के हमारे इतिहास को खत्म कर दूंगा। और उस दिन वह मुझे अपना किस्सा सुनाएगा और उसको मैं अपना किस्सा सुनाऊंगा। पाउलो कोएल्हो, 2018। अंग्रेजी अनुवाद मार्गरेट ज्यूल कोस्टा। प्रवेश। कीमियागर केमिस्ट ने एक पुस्तक उठाई जो कारों के किसी व्यक्ति ने खरीदी थी। उसके पन्ने पलटते हुए उसे उसमें नार्सिसस के बारे में एक किस्सा मिला। कीमियागर को नार्सिसस की किंवदंती के बारे में मालूम था। वह अपनी ही सुंदरता को गौर से देखने के लिए रोज एक सरोवर के तट पर झुककर उसमें झांका करता था। वह अपने आप से इस कदर मोहित हुआ कि एक सुबह वह उस सरोवर में जा गिरा और डूब गया। जिस जगह पर वह गिरा था, वहां ये फूल पैदा हुआ, जिसे नार्सिसस कहा जाता था। लेकिन लेखक ने अपना किस्सा इस तरह समाप्त नहीं किया था। उसका कहना था कि जब नार्सिसस मर गया, तो वंदेवियां वहां प्रकट हुईं और उन्होंने पाया कि वह सरोवर जो हमेशा मीठे पानी से भरा रहता था, खारे आंसुओं के सरोवर में बदल चुका था। तुम क्यों रोते हो? देवियों ने पूछा। मैं नार्सिसस के लिए रोता हूँ, सरोवर ने जवाब दिया। यह आश्चर्य की बात नहीं कि तुम नार्सिसस के लिए रोते हो, उन्होंने कहा, क्योंकि हम जंगल में हमेशा उसका पीछा करते रहते थे, लेकिन तुम अकेले थे जो उसकी सुंदरता को इतने करीब से निहार सके। लेकिन क्या नार्सिसस सुंदर था? सरोवर ने पूछा। ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता है? देवियों ने विस्मित होकर कहा। आखिरकार ये तुम्हारे ही तो तट थे, जहां वह हर रोज झुककर खुद को निहारा करता था। सरोवर कुछ देर खामोश रहा। अंत में उसने कहा, मैं नार्सिसस के लिए रोता जरूर हूँ, लेकिन मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था कि नार्सिसस सुंदर था। मैं इसलिए रोता हूँ, क्योंकि जब भी वह मेरे तटों पर झुकता था, तो उसकी आंखों की गहराई में खुद मेरी सुंदरता प्रतिबिंबित होती थी। क्या ही खूबसूरत किस्सा है, कीमियागर ने सोचा। कथानुवाद क्लिफोर्ड ई लैंडर्स। भाग 1। लव ईरान गिरजाघर में पहुंचा तब शाम उल रही थी। गिरजाघर की छत तारांकन लड़के का नाम सेंटियागो था। जब वह अपनी भीड़ों के झुंड के साथ उस बहुत पहले कभी गिर चुकी थी, और जिस स्थान पर कभी प्रार्थना सामग्री का कक्ष हुआ करता था, वहां अब चिनार का एक विशाल दरख्त उगाया था। उसने वहीं पर रात बिताने का फैसला किया। उसने टूटे दरवाजे से सारी भीड़ों को अंदर किया, और उसके बाद वहां लकड़ी के कुछ लड़ों से एक बाड़ तैयार कर दी ताकि रात में भीड़ें बाहर निकलकर यहाँ वहीं न भटकने पाएं। वैसे उस इलाके में भेड़िए तो नहीं थे, लेकिन एक बार रात में एक भीड़ बाहर कहीं जा भटकी थी, और लड़के को अगला पूरा दिन उसको तलाशते हुए बर्बाद करना पड़ा था। उसने अपनी जैकेट से फर्श को बुहारा और जो पुस्तक उसने अभी अभी पढ़कर समाप्त की थी, उसे तकिए की तरह इस्तेमाल कर लेट गया। उसने मन ही मन कहा कि अब से मुझे मोटी पुस्तकें पढ़नी होंगी, वे लंबे समय तक चलती हैं और उनके तकिए भी ज्यादा आरामदेह होते हैं। अभी अंधेरा ही था जब उसकी नींद खुली, और जब उसने ऊपर की ओर देखा, तो उसे टूटी हुई छत के पार तारे दिखाई दिए। मुझे कुछ देर और सोते रहना चाहिए था, उसने सोचा। उसने रात में वही सपना एक बार फिर देखा था, जो एक हफ्ते पहले देखा था, और एक बार फिर वही हुआ था कि सपना पूरा होने के पहले ही उसकी नींद खुल गई थी। वह उठा और अपनी लाठी लेकर उन भीड़ों को जगाने लगा, जो अभी भी सोई हुई थी। उसने देखा था कि उसके जागते ही उसके ज्यादातर जानवर भी हिलने डुलने लगे थे।
मानो कोई रहस्यमयी शक्ति थी जिसने उसके जीवन को उन भेड़ों के जीवन से बांध रखा था जिनके साथ वह पिछले 2 वर्ष गुजार चुका था, और भोजन पानी की तलाश में उनको इस गांव से उस गांव तक ले जाता रहा था। उनको मेरी इस कदर आदत पड़ चुकी है कि अब वे समझने लगी हैं कि मैं कब क्या करता है, वह बुदबुदाया। इस बारे में कुछ पल सोचने के बाद उसे लगा कि बात इसके उलट भी हो सकती है कि वह खुद ही उनकी दिनचर्या का आदी हो गया हो। लेकिन उनमें से कुछ भेड़ें ऐसी भी थी जिन्होंने जागने में थोड़ा ज्यादा वक्त लिया। उसने एक एक कर उनको अपनी लाठी से कोचते हुए उनका नाम लेकर पुकारा। उसका हमेशा से यह विश्वास रहा था कि वह जो कुछ भी कहता है, भेड़ें उसे समझ लेती हैं। इसीलिए ऐसे वक्त भी आते रहे जब किसी पुस्तक को पढ़ते हुए उसे उसके जो हिस्से बहुत प्रभावित करते थे, वे हिस्से वह भेड़ों को पढ़कर सुनाया करता था, या ऐसे वक्त जब वह उनको चारागाहों में जीवन गुजारते गडरियों के अकेलेपन या खुशियों के बारे में बताता था। कभी कभी वह उनके सामने उन चीजों पर टिप्पणियों भी किया करता था जो उसने उन गांवों में देखी होती थी जहां से वे गुजरे होते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह उनसे सिर्फ एक ही बात करता रहा था, एक लड़की के बारे में जो उस गांव के एक दुकानदार की बेटी थी जहां वे 4 दिन बाद पहुंचने वाले थे। उस गांव में वह एक ही बार गया था, पिछले साल। ये दुकानदार कपड़ों की एक दुकान का मालिक था, और वह हमेशा कहा करता था कि भेड़ों का ऊन उसी के सामने काटा जाए ताकि किसी तरह की कोई धोखाधड़ी न हो। उसके एक दोस्त ने उसे उस दुकान के बारे में बताया था और वह भेड़ों को लेकर वहां गया था। मैं कुछ ऊन बेचना चाहता हूँ, लड़के ने दुकानदार से कहा। दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी, इसलिए दुकानदार ने गड़िये से दोपहर बाद तक इंतजार करने को कहा। लड़का दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया और उसने अपने थैले से एक पुस्तक निकाल ली। मैं नहीं जानती थी कि गडरिये पढ़ना भी जानते हैं, उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आई। वह लड़की एंडालुसिया इलाके की खास पहचान लिए हुए थी, लहराते हुए काले बाल और मूर विजेताओं की फीकी सी याद दिलाती आंखें। हाँ, वैसे मैं पुस्तकों से ज्यादा अपनी भेड़ों से सीखता है, उसने जवाब दिया। उनके बीच 2 घंटे तक बातचीत होती रही, जिस दौरान लड़की ने बताया कि वह उस दुकानदार की बेटी है। उसने गांव के जीवन के बारे में बताया कि वहां हर दिन एक जैसा होता है। गडरिये ने उसे एंडालुसिया के देहातों के बारे में बताया और उन कस्बों की खबरें सुनाई जहां रुकता हुआ वह आया था। वह अभी तक भेड़ों से बतियाता आया था, इसलिए यह वार्तालाप एक सुखद बदलाव था। तुमने पढ़ना कैसे सीखा? बातचीत के दौरान लड़की ने पूछा। जैसे हर कोई सीखता है, उसने कहा, स्कूल में। अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ना आता है, तो फिर तुम निरे गडरिये क्यों हो? जवाब में लड़का कुछ यूं बुदबुदाया जिससे वह उसके सवाल का जवाब टाल सकता। वह अच्छी तरह से जानता था कि लड़की उसकी बात कभी नहीं समझ पाएगी। उसने अपनी यात्राओं के किस्से जारी रखे, और लड़की खौफ और अचरज से अपनी मूरी आंखें फाड़े उसकी बातें सुनती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़के ने पाया कि वह कामना कर रहा था कि काश वह दिन कभी न बीते, लड़की का बाप उसी तरह व्यस्त बना रहे और उससे 3 दिन तक इंतजार कराता रहे। उसने पाया कि वह कुछ ऐसा अनुभव कर रहा था जैसा उसने उसके पहले कभी नहीं किया था, हमेशा हमेशा के लिए एक जगह पर टिककर रहने की आकांक्षा। उसे लगा कि काले बालों वाली उस लड़की के साथ उसके दिन कभी पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। लेकिन आखिरकार वह दुकानदार प्रकट हुआ, और उसने लड़के से 4 भेड़ों का ऊन काटने को कहा। उसने ऊन की कीमत चुकाई और लड़के से अगले बरस फिर से आने को कहा। और अब सिर्फ 4 दिन बाकी थे।
जब वह एक बार फिर उसी गांव में पहुंचने वाला था, वह उत्तेजना से भरा हुआ था और उसी के साथ साथ असहज भी महसूस कर रहा था। क्या जाने वह लड़की उसे भूल ही चुकी हो। इस बीच न जाने कितने गहरिए आए होंगे और अपना ऊन बेच गए होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपनी भीड़ों से कहा। मैं दूसरी जगहों की कई दूसरी लड़कियों को जानता हूँ। लेकिन उसका दिल जानता था कि इससे फर्क पड़ता है। और वह जानता था कि समुद्री मल्लाहों और घुमंतू विक्रेताओं की ही तरह गडरियों को भी कभी कभी कोई ऐसा कस्बा मिल ही जाता है जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे मिलकर वे निश्चिंत खानाबदोशी के जीवन के आनंद को भूल जाते हैं। आसमान से सूरज झांकने लगा था और गडरिये ने अपनी भीड़ों से सूरज की दिशा में चलने को कहा। इनको कभी कोई फैसला नहीं लेना पड़ता, उसने सोचा। शायद यही वजह है कि वे हमेशा उसके करीब बनी रहती हैं। भीड़ों को तो सिर्फ भोजन और पानी से ही सरोकार था। जब तक लड़का एंडालुसिया में सबसे अच्छे चारागाह खोजने के काबिल बना रहेगा, वे उसकी दोस्त बनी रहेंगी। हों, उनके सब दिन समान होते थे, दिन उगने से लेकर दिन डूबने तक वही अंतहीन जैसा लगता समय। और उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी, और जब लड़का उनको शहरों के दर्शनीय स्थलों के बारे में कुछ बताता था, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। वे तो भोजन और पानी मात्र से संतुष्ट थी और बदले में वे उदारतापूर्वक अपना ऊन, अपना साथ और कभी कभार अपना गोश्त दे दिया करती थी। लड़के ने सोचा, अगर मैं आज एक दैत्य बन जाता और उन्हें एक एक कर मार डालने का फैसला कर लेता, तो उनको तभी इस बात का एहसास होता जब ज्यादातर रेवड़ को काट डाला गया होता। वे मुझ पर भरोसा करती हैं और वे भूल भूल चुकी हैं कि उनको किस तरह अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं ही उनका भरण पोषण करता हूँ। लड़के को अपने इन ख्यालों पर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, हो सकता है कि उस गिरजाघर और उसके अंदर उगे चिनार पर कोई भूत सवार हो। उसी की वजह से उसको वह सपना दोबारा दिखा हो, और उसी की वजह से उसे अपने इन वफादार साथियों पर गुस्सा आ रहा हो। उसने वह थोड़ी सी वाइन पी, जो पिछली रात के भोजन के बाद बची रह गई भी, और फिर अपनी जैकेट को अपने शरीर के और करीब खींच लिया। वह जानता था कि अब से कुछ ही घंटे बाद, जब सूरज सिर पर आ चुका होगा, तब गर्मी इतनी बढ़ चुकी होगी कि उसे अपने रेवड़ को मैदानों से होंक कर ले जाना मुश्किल हो जाएगा। वह गर्मियों के दिन का वह वक्त होता था जब सारा का सारा स्पेन सो जाता था। गर्मी रात होने तक बनी रहती थी, और उसे पूरे समय अपनी जैकेट को धोना पड़ता था। लेकिन जब उसके मन में उसके बोझ को लेकर शिकायत का भाव पैदा हुआ, तो उसने याद किया कि यह जैकेट ही थी जिसकी वजह से वह भौर की ठंड का सामना कर पाता था। हमें बदलाव के लिए तैयार रहना जरूरी है, उसने सोचा, और उसके में जैकेट के वजन और गर्माहट के प्रति कृतज्ञता उमड़ आई। मन जैकेट का अपना एक उद्देश्य था, और लड़के का भी अपना एक उद्देश्य था। उसके जीवन का उद्देश्य यात्रा करना था, और एंडालुसिया के इलाके में 2 साल तक सफर करने के बाद वह उस इलाके के सारे शहरों से वाकिफ हो चुका था। उसकी योजना थी कि इस यात्रा के दौरान वह उस लड़की को समझाएगा कि किस तरह एक साधारण गडरिया जानता है कि पढ़ना कैसे सीखा जा सकता है। वह उसे बताएगा कि उसने 16 साल की उम्र तक पाठशाला में पढ़ाई की थी। उसके माँ बाप चाहते थे कि वह पादरी बनता, और इस तरह एक साधारण किसान परिवार के गौरव का स्रोत बनता। वे महज भोजन और पानी जुटाने की खातिर कड़ी मेहनत करते थे, जैसे ये भेड़ें करती है। उसने लैटिन, स्पेनिश और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी, लेकिन बचपन से ही उसकी ख्वाहिश दुनिया को जानने की रही थी, और यह ईश्वर के बारे में जानने तथा आदमी के पापों को समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। एक दोपहर, जब वह अपने परिवार से मिलने पहुंचा,
तो उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने पिता से कहा कि वह पादरी नहीं बनना चाहता। वह यात्रा करना चाहता है। बेटा, तमाम दुनिया के लोग इस गांव से होकर गुजरे हैं, उसके पिता ने कहा। वे नई चीजों की खोज में आते हैं, लेकिन जब वे यहाँ से जा रहे होते हैं तो वे वैसे के वैसे बने रहते हैं जैसे पहले थे। वे किले को देखने पहाड़ पर चढ़ते हैं, और वे अंत में यही सोचते हैं कि गुजरा जमाना आज के जमाने से बेहतर था। भले ही उनके बाल भूरे हों या चमड़ी काली हो, लेकिन वे बुनियादी तौर पर होते वैसे ही हैं जैसे यहाँ के लोग हैं। लेकिन मैं कस्बों में जाकर वहाँ के वे किले देखना चाहता हूँ, जिनमें लोग रहते हैं, लड़के ने समझाया। वे लोग जब हमारे गांव देखते हैं, तो कहते हैं कि वे यहाँ हमेशा के लिए बस जाना चाहते हैं, उसके पिता ने अपनी बात जारी रखी। ठीक है, मैं भी उनके मुल्क देखूंगा, और देखूंगा कि वे किस तरह रहते हैं, बेटे ने कहा। जो लोग यहाँ आते हैं, उनके पास ढेर सारा पैसा होता है, इसलिए वे यात्रा कर पाते हैं, उसके पिता ने कहा। हमारे बीच तो सिर्फ वही लोग यात्राएं करते हैं जो गरीब होते हैं। तो ठीक है, मैं गरीब ही बनूंगा। उसके पिता ने फिर कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने बेटे के लिए एक बटुआ दिया जिसमें सोने के 3 प्राचीन स्पेनिश सिक्के थे। ये सिक्के मुझे एक दिन खेत में मिले थे। मैं चाहता था कि ये तुम्हें विरासत में मिलते, लेकिन अब तुम इनसे अपनी भेड़ें खरीदना। जाओ चारागाहों में, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे गांव से अच्छी जगह कोई दूसरी नहीं है, और हमारे यहाँ की स्त्रियों से सुंदर कोई दूसरी स्त्रियां नहीं है। और उसने लड़के को आशीर्वाद दिया। लड़का स्वयं अपने पिता की आंखों में दुनिया का भ्रमण करने में सक्षम होने की आकांक्षा देख सकता था, एक ऐसी आकांक्षा जो अभी भी जीवित थी, बावजूद इसके कि उसके पिता पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और हर रात एक ही छप्पर तले सोने के बोझ तले वर्षों पहले उस आकांक्षा को दफना चुके थे। क्षितिज पर लालिमा छाई हुई थी, और अचानक सूरज प्रकट हुआ। लड़के ने अपने पिता से हुई उस बातचीत के बारे में सोचा, और खुश हुआ। इस बीच वह बहुत से किले देख चुका था और बहुत सी स्त्रियों से मिल चुका था, लेकिन उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकती थी, जो उसके बाद से कई दिनों तक उसकी राह देखती रही थी। उसके पास एक जैकेट थी, एक पुस्तक थी जिसके बदले में वह दूसरी पुस्तक खरीद सकता था, और भेड़ों का एक झुंड था। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि वह हर दिन अपने सपने को जी पा रहा था। अगर वह एंडालुसिया के बारहगाहों से तंग आ जाता, तो वह अपनी भेड़ों को बेचकर समुद्र पर जा सकता था। जब वह समुद्रों से ऊब जाएगा, तो तब तक वह दूसरे बहुत से नगरों, बहुत सी स्त्रियों, और सुखी होने के दूसरे बहुत से अवसरों से वाकिफ हो चुका होगा। मैं पाठशाला में ईश्वर को नहीं पा सका, उसने उगते सूरज की ओर देखते हुए सोचा। जब भी मुमकिन होता, वह सफर के लिए कोई नया रास्ता ढूंढ लेता था। वह उस वीरान गिरजाघर में कभी नहीं गया था, बावजूद इसके कि यह उन हिस्सों से कई बार गुजर चुका था। दुनिया बहुत विशाल और अनंत थी। उसको अपनी भीड़ों को उस रास्ते पर थोड़ी देर चलने देने भर की जरूरत थी, और वह दूसरी दिलचस्प चीजों का पता लगा सकता था। समस्या यह है कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वे हर दिन एक नए रास्ते पर चल रही होती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि जिन चरागाहों में वे होती है, वे नए होते हैं और मौसम बदलते रहते हैं। वे तो सिर्फ भोजन और पानी के बारे में ही सोच पाती हैं। हो सकता है हम सभी ऐसे ही हो, लड़के ने सोचा। मुझे ही लो, जब से मैं उस दुकानदार की बेटी से मिला है, मैंने किसी दूसरी स्त्री के बारे में सोचा ही नहीं।
सूरज की ओर देखते हुए उसने हिसाब लगाया कि वह दोपहर के पहले टेरिफा पहुंच जाएगा। वहीं वह इस पुस्तक के बदले थोड़ी मोटी सी पुस्तक ले सकता है, वाइन की अपनी बोतल भरा सकता है, दाढ़ी बना सकता है, बाल कटवा सकता है। उसे उस लड़की से मुलाकात की करनी जरूरी थी, और वह इस संभावना के बारे में नहीं सोचना चाहता था कि कोई दूसरा गड़रिया भेड़ों का उससे बड़ा झुंड लेकर यहाँ पहले ही पहुंच चुका हो और लड़की का हाथ मांग चुका हो। तैयारी। किसी सपने के साकार होने की संभावना ही जिंदगी को दिलचस्प बनाती है। उसने सूरज की स्थिति पर एक बार फिर नजर डालते हुए सोचा, और अपनी चाल तेज कर दी। उसे सहसा याद आया कि टेरिफा में एक बुढ़िया है, जो सपनों को पढ़ना जानती है। वह बुढ़िया लड़के को घर के पिछवाड़े एक कमरे में ले गई। उस कमरे और उसके बैठक कक्ष के बीच रंग बिरंगे मिनकों का एक पर्दा डला हुआ था। कमरे में एक मेज, यीशु के पवित्र हृदय की एक तस्वीर और 2 कुर्सियों थी। वह स्त्री बैठ गई और उसने लड़के से भी बैठ जाने को कहा। फिर उसने लड़के की दोनों हथेलियां अपने हाथों में थाम ली और धीमे स्वर में प्रार्थना करने लगी। वह किसी जिप्सी प्रार्थना की तरह लगती थी। लड़के को जिप्सियों का अनुभव था जो उसे रास्ते में मिलते रहे थे। वे भी यात्रा किया करते थे, लेकिन उनके साथ भीड़ें नहीं होती थीं। लोगों का कहना था कि जिप्सी दूसरों को ठगकर अपना जीवन गुजारते हैं। ये भी कहा जाता था कि उनका शैतान के साथ समझौता था, और वे बच्चों का अपहरण कर उनको अपने रहस्यमय डेरों पर ले जाते थे और उनको अपना गुलाम बनाकर रखते थे। लड़का बचपन में इस आशंका से बेहद डरा रहता था कि कहीं उसको जिप्सी न पकड़ ले जाएं, और इसलिए जब उस औरत ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए तो उसका बचपन का वह डर वापस लौट आया। लेकिन फिर लड़के ने खुद को सांत्वना देते हुए सोचा कि उस औरत ने वहां ईसा के पवित्र हृदय की तस्वीर लगा रखी है। वह नहीं चाहता था कि उसके हाथ कांपने लगे और औरत को लगे कि वह डर रहा है। बहुत ही दिलचस्प, औरत ने लड़के की हथेलियों पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए कहा, और फिर वह खामोश हो गई। लड़का अंदर ही अंदर घबरा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे, और औरत ने इसे महसूस किया। लड़के ने जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लिए। मैं यहाँ आपसे अपनी हाथ की रेखाएं पढ़वाने नहीं आया था, उसने कहा। उसे वहां आने पर पछतावा हो रहा था। पल भर को उसके मन में आया कि वह उसकी फीस अदा करे और वहीं से चलता बने। उसे ये भी लगा कि वह बार बार आने वाले अपने उस सपने को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहा है। तुम यहाँ इसलिए आए थे ताकि अपने सपने के बारे में जान सकते, बुढ़िया ने कहा, और सपने ईश्वर की जबान होते हैं। जब वह हमारी जबान में बात करता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि उसने हमसे क्या कहा है। लेकिन अगर वह आत्मा की जबान में बात करता है, तो फिर सिर्फ तुम ही उसे समझ सकते हो। बहरहाल, जो भी हो, मैं तुमसे इस सलाह के लिए फीस तो लूंगी ही। लड़के ने सोचा, ये भी इसकी एक और चाल है, लेकिन फिर उसने जोखिम उठाने का मन बना लिया। आखिर एक गडरिये को भेड़ियों और भूख से निपटने के जोखिम तो उठाने ही पड़ते हैं, और यही चीज उसके जीवन को रोमांचक बनाए रखती है। मुझे एक ही सपना 2 बार आया है, उसने कहा। सपने में मैंने देखा कि मैं अपनी भेड़ों के साथ एक चारागाह में हूँ। तभी एक बच्ची आई और वह भेड़ों के साथ खेलने लगी। मुझे ये पसंद नहीं है कि लोग ऐसा करें, क्योंकि भेड़ें अजनबियों से डर जाती है, लेकिन लगता है कि बच्चे उनको डराए बिना उनके साथ खेल सकते हैं। मैं इसकी वजह नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि भेड़ों को इंसान की उम्र के बारे में कैसे पता चल जाता है। मुझे अपने सपने के बारे में और बताओ, औरत ने कहा। मुझे अपना खाना पकाना है, और तुम्हारे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकती।
वह बच्ची मेरी भेड़ों के साथ कुछ देर खेलती रही, लड़के ने कुछ अनूठे भाव से कहा। और फिर उस बच्ची ने अचानक मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे मिस्र के पिरामिडों पर ले गई। वह पल भर को रुका, ये जानने के लिए कि क्या ये औरत जानती है कि मिस्र के पिरामिड क्या है, लेकिन औरत ने कुछ नहीं कहा। फिर, मिस्र के पिरामिडों पर, ये शब्द उसने बहुत धीरे धीरे बोले थे, ताकि औरत उनको समझ सके। उस बच्ची ने मुझसे कहा, अगर तुम यहाँ आओगे, तुम्हें यहाँ पर एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। और जिस वक्त वह मुझे ठीक ठीक वह जगह दिखाने वाली थी, जहाँ ये खजाना छिपा हुआ था, तभी मेरी नींद खुल गई। दोनों बार। औरत कुछ देर खामोश रही। फिर उसने दोबारा उसके हाथ अपने हाथ में ले लिए और उनको गौर से देखने लगी। अब मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूंगी, उसने कहा। लेकिन अगर तुम्हें वह खजाना मिल गया, तो मैं उसका 10वां हिस्सा लूंगी। लड़का खुश होकर हंस पड़ा। वह इसलिए खुश था कि छिपे हुए खजाने के उस सपने की वजह से वह अपना वह थोड़ा सा पैसा बचा पा रहा था जो उसके पास था। ठीक है, इस सपने के बारे में समझाओ, उसने कहा। सबसे पहले कसम खाओ। कसम खाओ कि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, उसके बदले में तुम मुझे अपने खजाने का 10वां हिस्सा दोगे। गर्रिये ने कसम खाई। बुढ़िया ने उससे ईसा के पवित्र हृदय की ओर देखते हुए फिर से कसम खाने को कहा। ये सपना संसार की भाषा में है, उसने कहा। मैं इसकी व्याख्या कर सकती हूँ, लेकिन यह व्याख्या बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि जो कुछ तुम्हें मिलने वाला है, उसके एक हिस्से पर मेरा हक बनता है। और यह रही मेरी व्याख्या। तुम्हें मिस्र के पिरामिडों पर जाना चाहिए। मैंने उनके बारे में कभी सुना तो नहीं है, लेकिन अगर वे तुम्हें किसी बच्ची ने दिखाए थे, तो इसका मतलब है कि उनका वजूद है। वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा जो तुम्हें अमीर बना देगा। पहले तो लड़के को चौड़ा आश्चर्य हुआ, फिर चिढ़ भी हुई। ये जानने के लिए तो उसे बुढ़िया की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि इसके लिए उसे कोई पैसा नहीं देना है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए मुझे अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा सपना मुश्किल किस्म का है। बहुत सरल दिखने वाली चीजें ही जिंदगी की सबसे असाधारण चीजें होती हैं। सिर्फ अक्लमंद लोग ही उनको समझ सकते हैं। और चूंकि मैं अक्लमंद नहीं है, इसीलिए मुझे हाथ की रेखाएं पढ़ने जैसी दूसरी कलाएं सीखनी पड़ी है। ठीक है, ये बताओ कि मैं मिस्र पहुंचूंगा कैसे? मैं तो सिर्फ सपनों की व्याख्या करती हूँ। मैं उनको वास्तविकता में बदलना नहीं जानती। इसलिए मुझे अपना जीवन चलाने के लिए अपनी बेटियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और अगर मैं कभी मिस्र तक पहुंच ही न पाया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे भी यह पहली बार नहीं होगा। और फिर औरत ने लड़के से कहा कि अब तुम जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ अपना बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हूँ। लड़का बहुत निराश था। उसने फैसला कर लिया कि वह आगे से कभी सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। उसे याद आया कि उसे बहुत सारे काम निपटाने थे। उसने बाजार जाकर कुछ खाया, अपनी पुस्तक के बदले उससे कुछ मोटी सी एक पुस्तक हासिल की, और जो नई वाइन उसने खरीदी थी, उसे चखने के लिए वह चौक की एक बेंच पर जाकर बैठ गया। दिन गर्म था, और वाइन पीकर उसे ताजगी मिली। उसकी भेड़ें नगर के द्वार पर उसके एक दोस्त के तबेले में थी। लड़का इस नगर के बहुत से लोगों से परिचित था। इसी वजह से उसे यात्रा आकर्षित करती थी। वह हमेशा नए दोस्त बना लेता था, और उनके साथ उसे अपना सारा समय भी नहीं गुजारना पड़ता था। जब किसी को उन्हीं उन्हीं लोगों को रोज रोज देखना पड़ता है, जैसा कि उसके साथ पाठशाला में हुआ करता था,
तो वे लोग अंततः उस व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वे उस व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा दूसरे लोग उसे देखना चाहते हैं, तो वे लोग उससे नाराज हो जाते हैं। लगता है कि हर व्यक्ति के दिमाग में स्पष्ट रूप ये धारणा बैठी होती है कि दूसरे लोगों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, लेकिन खुद उसे कैसा जीवन जीना चाहिए, ये बात वह नहीं जानता। उसने फैसला किया कि वह तब तक इंतजार करेगा जब तक कि सूरज और थोड़ा ढल नहीं जाता। इसके बाद ही वह अपने रेवड़ को लेकर मैदानों को पार करेगा। अब से 3 दिन बाद वह उस दुकानदार की बेटी के साथ होगा। वह पुस्तक पढ़ने लगा जो उसने खरीदी थी। पहले ही पन्ने पर उसमें एक अंतिम संस्कार का वर्णन किया गया था, और जो लोग उस अंतिम संस्कार में शामिल थे, उनके नामों का उच्चारण करना मुश्किल था। उसने सोचा, अगर वह कभी कोई पुस्तक लिखेगा, तो वह एक वक्त में एक ही व्यक्ति का वर्णन करेगा ताकि पाठकों को ढेर सारे लोगों के नाम याद न रखना पड़े। जब वह अंततः उस चीज पर ध्यान एकाग्र कर सका, जो वह पढ़ रहा था, तो उसे पुस्तक ज्यादा बेहतर लगने लगी। उस दिन बर्फ गिर रही थी जब शव को दफनाने का वह संस्कार किया जा रहा था, और इससे उसे सर्दी का जो एहसास हुआ, वह उसको अच्छा लगा। वह अभी पढ़ ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उसकी बगल में बैठ गया और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगा। वे लोग क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने चौक में मौजूद लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा। काम कर रहे हैं, लड़के ने बूढ़े को यह एहसास दिलाने की गरज से कि वह अपनी पुस्तक पर ध्यान देना चाहता है, रूखे ढंग से जवाब दिया। दरअसल, वह दुकानदार की बेटी के सामने अपनी भेड़ों का ऊन काटने के बारे में सोच रहा था, ताकि लड़की देख सके कि वह मुश्किल काम कर सकता है। इस दृश्य की कल्पना वह पहले भी कई बार कर चुका था। उस दृश्य में वह हर बार जब भी लड़की को समझाता था कि भेड़ का ऊन पीछे से आगे की ओर काटना होता है, तो लड़की मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगती थी। उसने कुछ अच्छे किस्से भी याद करने की कोशिश की, ताकि वह उन्हें ऊन काटते समय लड़की को सुना सके। इनमें से ज्यादातर किस्से उसने पुस्तकों में पढ़े थे, लेकिन उसने सोचा कि वह उनको इस तरह पेश करेगा जैसे वे उसके निजी अनुभव हो। वह इस फर्क को कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था। इस बीच वह बूढ़ा उसको बातचीत में लगाने की अपनी कोशिशें करता रहा। उसने लड़के से कहा कि वह थका हुआ है और प्यासा है, और फिर उसने लड़के की बाइन से एक चुस्की लेने की इच्छा जाहिर की। लड़के ने इस उम्मीद से अपनी बोतल बूढ़े के आगे कर दी कि इससे चूदा उसे अकेला छोड़ देगा। लेकिन बूढ़ा बात करना चाहता था, और उसने किसे उस पुस्तक के बारे में पूछा जो वह पढ़ रहा था। लड़के का मन कर रहा था कि वह रुखाई बरतते हुए किसी दूसरी बेंच पर चला जाए, लेकिन फिर उसे अपने पिता की यह सीख याद आई कि हमें बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। इसलिए उसने वह पुस्तक बूढ़े को पकड़ा दी, 2 वजहों से। पहली यह कि वह खुद नहीं जानता था कि पुस्तक के शीर्षक का उच्चारण कैसे करे, और दूसरी यह कि अगर बूढ़े को पढ़ना नहीं आता होगा तो वह खुद ही शायद शर्मिंदा होकर किसी दूसरी बेंच पर चला जाएगा। बूढ़े ने पुस्तक को हर तरफ से देखते हुए कहा। लड़के को झटका लगा। मतलब ये कि बूढ़ा न केवल पढ़ना जानता था बल्कि उस पुस्तक को भी वह पढ़ चुका था। और अगर पुस्तक खींच पैदा करने वाली थी, जैसा कि बूढ़े का कहना था, तो लड़के के पास अभी भी मौका था कि वह उसकी जगह कोई दूसरी पुस्तक ले आता। यह ऐसी पुस्तक है जो वही बात कहती है जिसे दुनिया की लगभग सभी पुस्तकें कहती हैं, बूढ़े ने कहा। ये पुस्तक बताती है कि लोग अपनी नियति का चयन खुद नहीं कर पाते। और पुस्तक अंततः ये कहती है कि हर कोई दुनिया के सबसे बड़े झूठ में विश्वास करता है।
दुनिया का वह सबसे बड़ा झूठ क्या है? लड़के ने अचरज से भरकर पूछा। वह ये है, अपने जीवन के एक ग्रास मकाम पर हमारा उस बीच पर कोई वश नहीं रह जाता जो हमारे साथ हो रहा होता है, और हमारी जिंदगियों नियति द्वारा नियंत्रित होने लगती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लड़के ने कहा। मेरे परिवार के लोग मुझे पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने गहरिया बनने का फैसला किया। ज्यादा अच्छा है, बूढ़े ने कहा, क्योंकि तुम्हें वाकई सफर करना अच्छा लगता है। ये जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लड़के ने मन ही मन कहा। इस बीच बूढ़ा पुस्तक के पन्ने पलटने लगा था। लगता था जैसे पुस्तक वापस करने का उसका कोई इरादा न हो। लड़के ने ध्यान दिया कि बूढ़े की पोशाक विचित्र सी थी। वह किसी अरबी की तरह लगता था, जिनकी मौजूदगी इन इलाकों में असामान्य बात नहीं थी। अफ्रीका टेरिफा से कुछ ही घंटों की दूरी पर था। आपको नाव से सकरी खाड़ी को पार करने भर की जरूरत थी। अरबी इस शहर में अक्सर दिखाई दे जाते थे, खरीदारी करते हुए और दिन में कई बार अपनी विचित्र सी प्रार्थनाएं करते हुए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लड़के ने पूछा। बहुत सी जगहों का। बहुत सी जगहों का तो कोई नहीं हो सकता, लड़के ने कहा। मैं एक गडरिया हूँ, और मैं बहुत सी जगहों पर गया हूँ, लेकिन मैं हूँ तो एक ही जगह का रहने वाला। वह शहर एक प्राचीन किले के पास है। मेरा जन्म वहीं हुआ था। तब ठीक है, हम कह सकते हैं कि मेरा जन्म सलेम में हुआ था। लड़का नहीं जानता था कि सलेम कहाँ है, लेकिन वह पूछना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि इससे वह अज्ञानी लगेगा। वह कुछ देर चौक के लोगों की ओर देखता रहा। वे यहाँ वहाँ आ जा रहे थे, और सब के सब बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे थे। अच्छा, तो सलेम है कैसा? उसने सुराग लेने की कोशिश की। वैसा ही है जैसा हमेशा से रहा है। अभी भी कोई सुराग नहीं, लेकिन इतना वह जानता था कि सलीम एंडालुसिया में तो नहीं था। अगर होता, तो उसने उसके बारे में जरूर सुना होता। और आप सलीम में करते क्या है? लड़का पीछे पड़ा रहा। नद्र में सलीम में क्या करता हूँ? बूढ़ा हंस पड़ा। दरअसल मैं सलीम का राजा हूँ। लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं, लड़के ने सोचा। कभी कभी लगता है कि भीड़ों के साथ रहना ही बेहतर है, जो कुछ भी नहीं कहती। और उससे भी बेहतर है कि आप अकेले हो, बस आपकी पुस्तक भर आपके साथ हो। जब आपका मन उनके किस्से सुनने का होता है तो वे आपको अपने आश्चर्यजनक किस्से सुनाती हैं, लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं, तो उनसे आपको ऐसी विचित्र बातें सुनने को मिलती हैं कि आपको ये भी नहीं सूझता कि बातचीत जारी कैसे रखी जाए। भेड़े हैं, मेरा नाम मेल्कीजेडेक है, बूढ़े ने कहा। तुम्हारे पास कितनी? काफी, लड़के ने कहा। वह समझ रहा था कि बूढ़ा उसकी जिंदगी के बारे में और भी कुछ जानना चाहता था। तब तो यह एक समस्या है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास काफी भेड़ें हैं, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लड़के को अब खींच होने लगी थी। वह तो कोई मदद मांग नहीं रहा था। ये तो खुद बूढ़ा था जिसने उससे उसकी वाइन पीने को मांगी थी, और बातचीत शुरू की थी। मुझे मेरी पुस्तक दीजिए, लड़के ने कहा। मुझे जाना है, अपनी भीड़ों को इकट्ठा कर आगे की यात्रा पर निकलना है। बूढ़े ने कहा, मुझे अपनी भीड़ों का 10वां हिस्सा दे दो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम छिपे हुए खजाने को कैसे हासिल कर सकते हो। लड़के को अपना ख्वाब याद आया, और सहसा सारी स्थिति उसके सामने साफ हो गई। बुढ़िया ने उससे कोई पैसे नहीं लिए थे, लेकिन ये बूढ़ा, जो मुमकिन है उसका पति हो, कोई ऐसा तरीका खोज रहा है कि वो एक ऐसी चीज के बारे में जानकारी देने के बदले ज्यादा पैसा ऐंठ सके, जिस चीज का
लेकिन इसके पहले कि लड़का कुछ कह पाता, बूढ़े ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और चौक के फर्श की रेत पर उससे कुछ लिखने लगा। उसकी बाली से कोई बीज इतनी तेजी से धमकी कि पल भर को लड़के की आंखें चीचा गईं। बूढ़े ने उस चीज को इतनी फुर्ती से अपने तजादे से बैंक लिया कि उसकी उम्र को देखते हुए वैसी फुर्ती का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। जब लड़का फिर से देख पाने की स्थिति में आ पा, तो उसने वह पढ़ा जो चूड़े ने रेत पर लिखा था। बस छोटे से शहर के चौक की रेल पर लड़के ने अपने पिता, अपनी माँ और अपनी पाठशाला के नाम लिखे देखे। वहां उसने दुकानदार की लड़की का ये नाम भी पढ़ा जो वह खुद नहीं जानता था, और ऐसा और भी कुछ पढ़ा जिसके बारे में उसने कभी किसी को बताया ही नहीं था। मैं सलेम का राजा हूँ, बूढ़े ने कहा था। आखिर एक राजा किसी गढ़िये से बात क्यों करेगा? लड़के ने विस्मय और संकोच के साथ पूछा। बहुत सी वजहें हैं, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि तुम अपनी नियति को खोजने में कामयाब रहे हो। लड़का नहीं जानता था कि व्यक्ति की नियति क्या होती है। वही जो तुम हमेशा से पाना चाहते रहे थे। अपनी जवानी में हर कोई जानता है कि उसकी नियति क्या है। उनकी जिंदगी के उस मकाम पर सब कुछ साफ होता है और सब कुछ मुमकिन होता है। वे सपने देखने से नहीं डरते, और न ही उस हर बीत की लालसा करने से डरते हैं जिसे वे अपनी जिंदगी में घटित होते देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कोई रहस्यमय शक्ति उनके मन में यह विश्वास जमाना शुरू कर देती है कि अपनी नियति को पा पाना उनके लिए असंभव है। बूढ़े ने जो कुछ भी कहा था, उसमें से कोई भी बात लड़के के खास पत्ते नहीं पड़ी थी। लेकिन वह उस रहस्यमय शक्ति के बारे में जरूर जानना चाहता था। जब वह सौदागर की लड़की को उसके बारे में बताएगा तो वह बहुत प्रभावित होगी। ये शक्ति लगती तो नकारात्मक है, लेकिन दरअसल वह तुम्हें अपनी नियति तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। वह तुम्हारे उत्साह और तुम्हारे संकल्प को मजबूत करती है, क्योंकि इस पृथ्वी का एक ही महान सत्य है। तुम जो भी कोई हो, या तुम जो भी कुछ करते हो, जब तुम वास्तव में कुछ पाना चाहते हो, तो इसलिए चाहते हो क्योंकि यह इच्छा इस कायनात की सह से जन्मी होती है। उसे हासिल करना इस पृथ्वी पर तुम्हारी मुहिम है। चाहे वह इच्छा यात्रा करने की ही क्यों ना हो, या कपड़ों के किसी व्यापारी की लड़की से शादी करने की ही क्यों ना हो, हाँ, या खजाने की खोज की ही क्यों ना हो, इस कायनात की रूह लोगों के सुख से अपना पोषण प्राप्त करती है, और उनके दुख, द्वेष और ईर्ष्या से भी। अपनी नियति को हासिल कर लेना ही व्यक्ति की एकमात्र वास्तविक जिम्मेदारी है। सभी बातें एक जैसी हैं, और जब आप कुछ चाहते हैं, तो उसे हासिल करने में सारा संसार एकजुट होकर आपकी मदद करने लगता है। कुछ देर वे दोनों खामोश होकर चौक और वहीं शहर के लोगों की गतिविधियों देखते रहे। फिर बूढ़े ने नए सिरे से बातचीत की पहल की। तुम भेड़ें क्यों चराते हो? क्योंकि मुझे यात्रा करना अच्छा लगता है। बूढ़े ने डबल रोटी बेचने वाले एक आदमी की ओर इशारा किया, जो चौक के एक सिरे पर अपनी दुकान में खड़ा था। वह आदमी भी अपने बचपन में यात्राएं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी बेकरी खोलकर कुछ पैसा जमा करने का फैसला किया। उसका इरादा है कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा, तो 1 महीना अफ्रीका में गुजारेगा। उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि लोग चाहें तो अपनी जिंदगी के किसी भी मकाम पर वह कर सकते हैं, जिसका वे ख्वाब देखते हैं। उसे गहरिया बनने का पीछा करना चाहिए था, सड़के ने कहा। ही, उसने इस बारे में सोचा था, यूरे ने कहा। लेकिन बेकरी याल्ले की उसे गड़रिया बनने का फैसला करना चाहिए था, लड़के ने कहा। हाँ,
उसने इस बारे में सोचा था, बूढ़े ने कहा। लेकिन बेकरी वालों की अहमियत गडरियों से ज्यादा होती है। बेकरी वालों के अपने घर होते हैं, जबकि गडरिये खुले में सोते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की शादी गडरियों की बजाय बेकरी वालों से ही करना बेहतर समझेंगे। लड़के के मन में दुकानदार की बेटी का ख्याल आया, तो उसके दिल में एक हुक उठी। उस लड़की के शहर में निश्चय ही कोई बेका होगा। बूढ़े ने बात जारी रखी, अंततः गडरियों और बेकरों के बारे में लोगों के ख्याल उनकी अपनी नियति से ज्यादा अहम हो जाते हैं। बूढ़े ने पुस्तक के पन्ने पलटे और अचानक एक पन्ने पर रुककर वह उसे पढ़ने लगा। लड़के ने पहले तो इंतजार किया, लेकिन फिर उसने बूढ़े को ठीक उसी तरह टोक दिया जैसे बूढ़े ने उसे टोक दिया था। आप मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम अपनी नियति को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। और तुम उस मकाम पर हो जब तुम ये सारी कोशिश रोक सकते हो। और इसी मकाम पर आप अचानक प्रकट हो जाते हैं। हमेशा इसी तरह नहीं होता, लेकिन हाँ, मैं किसी न किसी रूप में प्रकट जरूर होता हूँ। कभी कभी मैं किसी समाधान या एक अच्छी सूझ की शक्ल में प्रकट होता हूँ। कभी किसी निर्णायक क्षण में स्थितियों को आसान बना देता हूँ। और भी कुछ मैं करता हूँ, लेकिन ज्यादातर मामलों में लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि मैंने उनके लिए कुछ किया है। बूढ़े ने बताया कि पिछले हफ्ते उसे मजबूर होकर एक खनिक खदान खोदने वाले के सामने प्रकट होना पड़ा था और एक पत्थर की शक्ल अख्तियार करनी पड़ी थी। उस खनिक ने पन्ना को खोद निकालने की खातिर सब कुछ त्याग दिया था। 5 साल तक वह एक नदी पर काम करता रहा था और उसने पन्ना की तलाश में उस नदी के हजारों पत्थरों को उलट पलट डाला था। वह खनिक अपनी सारी कोशिशों को ठीक उस वक्त छोड़ने ही वाला था, जब अगर वह मात्र एक और पत्थर को जांचता, तो उसे उसका पन्ना मिल गया होता। चूंकि वह खनिक अपनी नियति की खातिर हर चीज की कुर्बानी दे चुका था, इसलिए बूढ़े ने उसमें भागीदारी करने का फैसला किया। उसने खुद को एक पत्थर में बदल लिया, जो लुढ़कता हुआ उस खनिक के पैर के पास तक चला गया। खनिक के 5 साल व्यर्थ गए थे, जिससे वह इतना नाराज और कुंठित था कि उसने उस पत्थर को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। लेकिन उसने उसको इतनी जोर से फेंका था कि जिस पत्थर से वह टकराया, वह टूट गया, और उस टूटे हुए पत्थर में संसार का सबसे सुंदर पन्ना फंसा हुआ था। लोग अपनी जिंदगी के शुरुआती वर्षों में ही अपने होने की वजह को समझ जाते हैं, बूढ़े ने एक खास तरह के तीखे लहजे में कहा। शायद इसीलिए वे जल्दी ही कोशिश करना भी बंद कर देते हैं, लेकिन होता यही है। लड़के ने बूढ़े को याद दिलाया कि उसने छिपे हुए खजाने के बारे में कुछ कहा था। खजाना पानी के तेज बहाव से उजागर होता है, और वही तेज बहाव उसे दफना देता है, बूढ़े ने कहा। अगर तुम अपने खजाने के बारे में जानना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। और अगर मैं अपने खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा करूं तो? बूढ़े के चेहरे पर निराशा दिखाई दी। अगर तुम उस चीज को देने के वादे के साथ शुरू करोगे जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो उस चीज को हासिल करने की दिशा में काम करने की तुम्हारी इच्छा ही नहीं रह जाएगी। लड़के ने उसे बताया कि वह तो खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा एक जिप्सी से पहले ही कर चुका है। जिप्सी लोगों से ऐसे वादे कराने में माहिर होते हैं, बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा। खैर, ये अच्छा है कि तुमने ये सीख लिया है कि जिंदगी में हर चीज के लिए एक कीमत चुकानी होती है। यही तो वह चीज है जो प्रकाश के योद्धा, वॉरियर्स ऑफ द लाइट, सिखाने की कोशिश करते हैं। बूढ़े ने लड़के को पुस्तक लौटा दी। कल इसी वक्त अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे लाकर दो,
और मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को हासिल करने का तरीका बताऊंगा। गुड आफ्टरनून। और वह चौक के कोने में कहीं गायब हो गया। लड़का फिर से अपनी पुस्तक पढ़ने लगा, लेकिन अब उसका मन नहीं लग रहा था। वह तनाव में था और परेशान था, क्योंकि वह जानता था कि बूढ़े का कहना सही था। वह बेकरी गया जहां से उसने ब्रेड खरीदी और सोचता रहा कि बूढ़े ने इस बेकर के बारे में जो कुछ कहा था, वह उसे बताए या न बताए। कभी कभी चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना ही अच्छा होता है, उसने मन ही मन सोचा, और चुप रहने का ही फैसला किया। अगर वह कुछ भी कह देगा, तो बेकर 3 दिन तक सब कुछ छोड़ देने के बारे में सोचता रहेगा, भले ही उसे अब इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है। इसलिए वह शहर में भटकने लगा, और चलते चलते नगर के द्वार पर जा पहुंचा। वहां एक छोटी सी इमारत थी, जिसकी खिड़की से लोग अफ्रीका जाने के लिए टिकट खरीदते थे। और उसे मालूम था कि मिस्र अफ्रीका में है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? खिड़की के पीछे बैठे आदमी ने पूछा। शायद कल, लड़के ने वहां से आगे बढ़ते हुए कहा। अगर वह अपनी एक भेड़ बेच दे, तो उसके पास इतना पर्याप्त पैसा होगा कि वह आसानी से खाड़ी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगा। इस ख्याल ने उसे डरा दिया। एक और ख्वाब देखने वाला, टिकट बेचने वाले ने जाते हुए लड़के को देखकर अपने सहयोगी से कहा, उसके पास यात्रा करने लायक पैसा नहीं है। टिकट की खिड़की पर खड़े खड़े लड़के को अपनी भेड़ों की याद आई, और उसने फैसला किया कि उसे गड़रिया ही बने रहना चाहिए। 2 साल में उसने चरवाहे के काम से संबंधित सारी चीजें सीख ली थीं। वह भेड़ों का ऊन निकालना जानता था, गर्भवती भेड़ों की देखभाल करना जानता था, और भेड़ों को भेड़ियों से बचाना जानता था। वह एंडालुसिया के सारे मैदानों और चारागाहों से वाकिफ था, और उसे अपनी एक एक भेड़ के वाजिब दाम की जानकारी थी। उसने लंबे से लंबे रास्ते से अपने दोस्त के तबेले पर लौटने का फैसला किया। जब वह शहर के किले के करीब से होकर गुजरा, तो उसने अपनी वापसी को लगाम दी, और पत्थर की उस ढलान पर चढ़ गया जो दीवार के ऊपर तक जाती थी। वहां से वह दूर अफ्रीका को देख सकता था। कभी किसी ने उससे कहा था कि यह वही जगह थी, जहां से मूर आए थे और उन्होंने सारे स्पेन पर कब्जा कर लिया था। जहां वह बैठा था, वहां से वह लगभग सारा शहर देख सकता था, उस चौक समेत, जहां बैठकर उसने बूढ़े से बातचीत की थी। बुरा हो उस घड़ी का जब वह बूढ़ा मुझे मिला था, उसने सोचा। वह तो सिर्फ उस औरत की तलाश में इस शहर में आया था जो उसके सपने को पढ़ सकती थी। लेकिन वह औरत और वह बूढ़ा, दोनों ही उसके गड़रिया होने से जरा भी प्रभावित नहीं हुए। वे ऐसे एकाकी व्यक्ति हैं जिनका दुनिया की चीजों पर से विश्वास उठ चुका है, और वे ये समझ ही नहीं पाते कि एक गड़रिये को अपनी भेड़ों से कितना लगाव होता है। वह अपने रेवड़ की एक एक भेड़ को जानता था। वह जानता था कि कौन कौन सी लंगड़ी है, कौन अब से 2 महीने बाद बच्चा जानने वाली है, और कौन सबसे ज्यादा आलसी है। वह उनका ऊन कतरना जानता था, और उनको हलाल करना जानता था। उसने सोचा कि अगर मैंने कभी उनको छोड़ दिया तो वे बहुत दुख झेलेंगी। हवा तेज हो चली थी। वह उस हवा से वाकिफ था। लोग उसे लिवेंटर कहते थे, क्योंकि मूर इसी पर सवार होकर भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर बसे लिवेंट से यहाँ आए थे। लिवेंटर और भी तेजी से बहने लगी। मैं यहाँ हूँ, अपनी भीड़ों और अपने खजाने के बीच, लड़के ने सोचा। उसे 2 चीजों के बीच चुनाव करना जरूरी था। एक, जिसका वह आदी हो चुका था, और दूसरी वह जो वह पाना चाहता था। फिर दुकानदार की बेटी भी थी,
लेकिन वह उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी उसकी भेड़ें थीं, क्योंकि वह उस पर निर्भर नहीं थी। मुमकिन है कि उसे मेरी याद भी न हो, उसने सोचा। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह लड़की के सामने किसी दिन प्रकट हुआ था। लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि लड़की के लिए हर दिन एक जैसा था, और जब हर दिन अगले दिन जैसा ही होता है। वह इसलिए होता है क्योंकि लोग उन अच्छी घटनाओं को पहचान ही नहीं पाते जो उनके जीवन में सूरज के उगने के साथ हर दिन घटित होती हैं। मैं अपनी माँ, अपने पिता और अपने नगर के किले को पीछे छोड़ आया हूँ। उनको मेरे दूर चले जाने की आदत पड़ चुकी है। उसी तरह मुझे भी उनसे दूर रहने की आदत पड़ चुकी है। भेड़ों को भी मेरे उनके साथ न होने की आदत पड़ जाएगी, लड़के ने सोचा। जहां पर वह बैठा था, वहां से वह चौक को देख सकता था। बेका की दुकान पर लोगों की आवाजाही अभी भी जारी थी। जिस बेंच पर बैठकर उसने बूढ़े से बातचीत की थी, वहां अब एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था और वे चुंबन ले रहे थे। वह बेका, उसने मन ही मन कहा और उस ख्याल को अधूरा ही छोड़ दिया। लिवेंटर और भी तेज होती जा रही थी, और वह उसके दबाव को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। हाँ, ये हवा मूरों को लाई थी, लेकिन ये रेगिस्तान और पर्दानशीन औरतों की गंध भी तो अपने साथ लाई थी। यह अपने साथ उन आदमियों का पसीना और सपने भी लाई थी, जो कभी अज्ञात की खोज में, और सोने तथा साहसिक कारनामों की खोज में, और पिरामिडों की खोज में निकल पड़े थे। लड़के को हवा की आजादी से ईर्ष्या महसूस हुई, और उसने पाया कि वह खुद भी वैसी ही आजादी हासिल कर सकता है। सिवा उसके और कुछ भी तो नहीं था जो उसे रोक सकता। भेड़ें, सौदागर की बेटी, और एंडालुसिया के मैदान तो उसके गंतव्य के रास्ते की सीढ़ियां मात्र थीं। अगले दिन दोपहर में लड़का उस बूढ़े से मिला। वह अपने साथ 6 भेड़ें लेकर आया था। मुझे आश्चर्य है, लड़के ने कहा। मेरे दोस्त ने सारी भेड़ें तुरंत खरीद लीं। उसका कहना था कि वह तो हमेशा से एक गड़रिया बनने का ख्वाब देखता रहा था, और यह भविष्य की दिशा में एक अच्छा संकेत था। हमेशा ऐसा ही होता है, बूढ़े ने कहा। इसे अनुकूलता का सिद्धांत कहते हैं। जब आप पहली बार ताश के पत्ते खेलते हैं और आपको लगभग पक्का यकीन होता है कि आप जीत जाएंगे। शुरुआत करने वाले की किस्मत। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ऐसी ताकत है जो चाहती है कि तुम अपने गंतव्य तक पहुंच सको। ये कामयाबी के स्वाद के साथ आपकी भूख भड़काती है। फिर वह बूढ़ा उन भेड़ों का निरीक्षण करने लगा, और उसने देखा कि उनमें से एक भेड़ लंगड़ी थी। लड़के ने समझाया कि यह उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि वह झुंड की सबसे ज्यादा समझदार भेड़ है, और सबसे ज्यादा ऊन देती है। खजाना कहाँ है? उसने पूछा। वह मिस्र में है, पिरामिडों के पास। लड़का भौंचक्का रह गया। यही बात तो उस बुढ़िया ने कही थी, लेकिन उसने बदले में कुछ भी नहीं लिया था। खजाना हासिल करने के लिए तुम्हें भविष्य सूचक संकेतों का अनुसरण करना होगा। परमेश्वर ने हर किसी के लिए एक मार्ग तैयार किया हुआ है। तुम्हें सिर्फ उन भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ना होगा जो उसने तुम्हारे लिए छोड़े हुए हैं। लड़का कोई जवाब दे पाता इसके पहले ही एक तितली उसके और बूढ़े के बीच आकर फड़फड़ाने लगी। उसे एक बात याद आई जो एक बार उसके दादा ने उससे कही थी। तितलियां भविष्य की सूचना देने वाला एक अच्छा संकेत होती हैं। झींगुरों की तरह, और उम्मीदों की तरह, छिपकलियों की तरह, और 4 पत्तों वाली घास की तरह। यह सही है, बूढ़े ने लड़के के विचारों को पढ़ते हुए कहा। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे दादा ने तुम्हें सिखाया था।
ये अच्छे भविष्य सूचक संकेत होते हैं। बूढ़े ने अपना लबादा खोला और लड़के ने वहां जो देखा उससे चकित रह गया। बूढ़े ने सोने का एक भारी कवच पहन रखा था जो बेशकीमती रत्नों से मढ़ा हुआ था। लड़के ने उस चौंधिया देने वाली चमक को याद किया जो उसने एक दिन पहले देखी थी। वह वास्तव में एक राजा था। उसने चोरों से बचने के लिए ही छद्मवेश धारण कर रखा होगा। ये लो। बूढ़े ने कवच के बीच से एक काला और एक सफेद रत्न निकालकर उसे देते हुए कहा। इन्हें उरिम और तुम्मिम के नाम से जाना जाता है। काले का अर्थ है हाँ और सफेद का अर्थ है नहीं। जब तुम्हें भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ने में मुश्किल पेश आएगी, तो ये उनको पढ़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। सवाल हमेशा इस तरह करना जिसका जवाब हाँ या नहीं में हो। लेकिन अगर मुमकिन हो, तो अपने फैसले खुद ही लेना। खजाना पिरामिड पर है, ये बात तुम्हें मालूम ही है, लेकिन मुझे तुमसे 6 भेड़ों का भुगतान करने का आग्रह इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने फैसला लेने में तुम्हारी मदद की थी। लड़के ने वे रत्न अपने थैले में रख लिए। उसके बाद से उसे अपने फैसले खुद लेने थे। हर चीज का सामना करते समय ये कभी मत भूलना कि वह वही एक चीज है और कुछ नहीं है। और भविष्य सूचक संकेतों की भाषा कभी मत भूलना। और हाँ, अपने गंतव्य का अनुसरण करना तब तक मत भूलना जब तक कि उस तक पहुंच न जाओ। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक दुकानदार ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर सुख का रहस्य समझने को भेजा। वह लड़का 40 दिन तक रेगिस्तान में भटकता रहा और अंत में एक सुंदर किले पर पहुंचा जो एक पर्वत के शिखर पर बना हुआ था। वह ज्ञानी पुरुष उसी किले में रहता था। लेकिन जब हमारी कहानी के इस मुख्य किरदार ने किले के मुख्य कक्ष में प्रवेश किया, तो वहां उसे कोई संतनुमा आदमी नहीं मिला, बल्कि उसने देखा कि वहां तरह तरह की गतिविधियां जारी थीं। व्यापारी आ जा रहे थे, लोग यहाँ वहां खड़े बातचीत कर रहे थे, एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा मध्यम संगीत बजा रहा था, और एक मेज थी जिस पर दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थालें रखी हुई थीं। वह ज्ञानी पुरुष हर किसी से बात कर रहा था और लड़के को अपनी बारी आने के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। ज्ञानी पुरुष ने पूरे ध्यान से लड़के की बात सुनी कि वह उसके पास क्यों आया था, लेकिन फिर उसने कहा कि ठीक इस वक्त उसके पास सुख का रहस्य समझाने का समय नहीं है। उसने लड़के को सुझाव दिया कि वह महल में घूम घाम कर 2 घंटे बाद उसके पास वापस आए। इस बीच मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो, ज्ञानी पुरुष ने कहा, और लड़के को एक चम्मच पकड़ा दी जिसमें तेल की 2 बूंदें पड़ी हुई थी। जिस दौरान तुम महल में घूमो, इस चम्मच को इस तरह थामे रखना कि इसका तेल छलकने न पाए। लड़का चम्मच पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए महल की कई सीढ़ियां चढ़ने उतरने लगा। 2 घंटे बाद वह उस कमरे में लौटा जहां वह ज्ञानी पुरुष था। क्या तुमने मेरे भोजन कक्ष में टंगे चित्रों से सजे हुए फारसी पर्दे देखे? क्या तुमने मेरा वह बगीचा देखा जिसे बनाने में उस्ताद माली को 10 साल लग गए थे? क्या तुमने मेरे पुस्तकालय में रखे चर्मपत्र के खूबसूरत ग्रंथों की ओर ध्यान दिया? लड़का शर्मिंदा हुआ और उसने स्वीकार किया कि उसका ध्यान उनमें से किसी चीज की ओर नहीं गया था। उसे तो पूरे समय इस बात की फिक्र बनी रही थी कि ज्ञानी पुरुष ने जो चम्मच उसे सौंपी हुई थी, उसका तेल छलकने न पाए। तब फिर वापस जाओ और मेरी दुनिया के चमत्कारों को ध्यान से देखो, ज्ञानी पुरुष ने कहा। अगर तुम किसी आदमी के मकान को ही नहीं जानते, तो तुम उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते।
लड़के ने राहत की सांस ली, चम्मच उठाए और वापस राजमहल की छानबीन के लिए लौट पड़ा। इस बार उसने छतों और दीवारों की सारी कलात्मक सजावटों को ध्यान से देखा। उसने सारे बाग देखे, अपने चारों ओर खड़ी पहाड़ियां देखी, और उस नफासत पर ध्यान दिया जिसके साथ हर चीज का चुनाव किया गया था। वापस लौटने पर उसने ज्ञानी पुरुष को उस सब कुछ के बारे में विस्तार से बताया जो उसने देखा था। लेकिन तेल की वे बूंदें कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें सौंपी थी? ज्ञानी पुरुष ने पूछा। जब लड़के ने सिर झुकाकर हाथ में थमी चम्मच की ओर देखा, तो पाया कि उसका तेल नदारद था। खैर, मैं तुम्हें एक ही सलाह दे सकता हूँ, ज्ञानियों के ज्ञानी, उस पुरुष ने कहा। सुख का रहस्य यह है कि दुनिया के सारे आश्चर्यों को देखो, और चम्मच में रखी तेल की बूंदों को कभी मत भूलो। गर्रिये ने कुछ नहीं कहा। वह बूढ़े राजा द्वारा सुनाई कहानी को समझ गया था। एक गर्रिये को भले ही यात्राएं पसंद हों, लेकिन उसे अपनी भीड़ों के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े ने लड़के की ओर देखा और अपने दोनों हाथों से उसके सिर के ऊपर कुछ विचित्र से संकेत किए। फिर वह अपनी भीड़ों को लेकर वहां से चला गया। टेरिफा के सबसे ऊंचे शिखर पर एक पुराना किला है, जिसका निर्माण मूरों ने किया था। उसकी बुर्जों पर खड़े होकर आप अफ्रीका की एक झलक पा सकते हैं। सलेम का राजा मेल्कीजेडेक उस अपराह्न बुर्ज पर बैठा हुआ अपने चेहरे पर लिवेंटर का स्पर्श महसूस कर रहा था। भीड़ें आसपास बेचैन भटक रही थीं, वे अपने नए मालिक के साथ असहज महसूस कर रही थीं और इस बहुत ज्यादा बदलाव की वजह से उत्तेजित थीं। वे सिर्फ भोजन और पानी चाहती थीं। मेल्कीजेडेक एक छोटे जहाज को देख रहा था जो बंदरगाह से बाहर निकल रहा था। अब वह उस लड़के से कभी नहीं मिलेगा, ठीक उसी तरह जैसे वह अब्राहम से एक दहाई शुल्क लेने के बाद कभी नहीं मिला था। यही उसका धंधा था। देवताओं की कोई इच्छाएं नहीं होती होंगी, क्योंकि उनके कोई प्रारब्ध नहीं होते, लेकिन सलेम का राजा बेतहाशा उम्मीद से भरा हुआ था कि वह लड़का कामयाब होगा। ये बहुत बुरी बात है कि वह बहुत जल्दी मेरा नाम भूल जाएगा, उसने सोचा। मुझे ये नाम उसके सामने बार बार दोहराना चाहिए था। फिर वह जब मेरे बारे में बात करता, तो कहता कि वह मेल्कीजेडेक है, सलेम का राजा। उसने कुछ लज्जित से भाव से आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, जैसा कि आपने कहा है, यह अहंकार की इंतहा है, लेकिन एक बूढ़े राजा का इतना हक तो बनता ही है कि वह कभी कभी खुद पर गर्व करे। अफ्रीका कितना अजीबोगरीब है, लड़के ने सोचा। वह एक बार में बैठा हुआ था, जो बिल्कुल उन्हीं बारों जैसा था जिन्हें वह टैंजियर की सकरी सड़कों के किनारे देखता आया था। कुछ लोग एक विशाल हुक्का पी रहे थे जिसे वे एक दूसरे की ओर बढ़ाते जाते थे। कुछ ही घंटों के भीतर उसने हाथ में हाथ डाले मर्दों और नकाब से ढके चेहरों वाली औरतों को आते जाते देख लिया था, और उन मौलवियों को भी जो मीनारों पर चढ़कर अजान देते थे, और उस दौरान हर कोई घुटनों के बल बैठकर अपने माथे जमीन पर टिका देता था। यह विधर्मियों का रिवाज है, उसने मन ही मन कहा। अपने बचपन में उसने गिरजाघर में हमेशा सफेद घोड़े पर सवार सेंट सेंटियागो माटामोरोस की छवि देखी थी, जिनकी बगल में नंगी तलवार लटकती रहती थी, और घुटनों पर झुके ऐसे ही लोगों की आकृतियां होती थीं। वह अंदर ही अंदर बीमार और बुरी तरह अकेला महसूस करने लगा। उन विधर्मियों को देखकर लगता था जैसे उनके भीतर कोई पाप छिपा हुआ हो। इसके अलावा, यात्रा की हड़बड़ी में वह एक बात भूल ही गया था, सिर्फ एक बात, जो उसे उसके खजाने से लंबे अरसे तक दूर रख सकती थी। इस मुल्क में सिर्फ अरबी ही बोली जाती थी। शराबघर का मालिक उसके पास आया, और लड़के ने उस पे की ओर इशारा किया,
जो उसके बगल की मेज पर पेश किया गया था, लेकिन उसे पता चला कि वह कोई कड़वी चाय थी। वह तो वाइन पीना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे जरूरत थी अपने खजाने की चिंता करने की, और इस बात की कि वह उसे हासिल कैसे करे। भेड़ों की बिक्री से उसके बटुए में काफी पैसा आ चुका था, और लड़का जानता था कि पैसा जादुई चीज होता है। जिसके पास पैसा होता है वह वाकई कभी अकेला नहीं पड़ता। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बल्कि शायद कुछ ही दिनों में वह पिरामिडों पर होगा। सोने का कवच पहने एक बूढ़े आदमी ने महज 6 भेड़ों की खातिर उससे झूठ नहीं बोला होगा। उस बूढ़े ने संकेतों और भविष्य सूचक संकेतों की बात कही थी, और जब लड़का खाड़ी को पार कर रहा था, तो उसने भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोचा था। हाँ, बूढ़े को पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। जो समय उसने एंडालुसिया के मैदानों में गुजारा था, उस दौरान उसने ये सीख लिया था कि जमीन और आसमान को गौर से देखते हुए उसे कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए। उसने पता लगा लिया था कि एक खास पक्षी की मौजूदगी का मतलब है कि आसपास कोई सांप है, और एक खास तरह की झाड़ी उस इलाके में पानी की मौजूदगी का संकेत है। ये बात उसे भेड़ों ने सिखाई थी। अगर परमेश्वर भेड़ों को इतनी अच्छी तरह राह दिखाता है, तो वह इंसान को भी राह दिखाएगा, उसने सोचा, और यह सोचते हुए उसने बेहतर महसूस किया। अब वह चाय उतनी कड़वी नहीं लग रही थी। तुम कौन हो? उसने सुना कि कोई स्पेनिश में उससे पूछ रहा था। लड़के ने राहत की सांस ली। वह भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोच रहा था, और कोई व्यक्ति प्रकट हो गया था। तुम्हें स्पेनिश कैसे आती है? उसने पूछा। यह नया आगंतुक पश्चिमी वेशभूषा पहने एक नौजवान था, लेकिन चमड़ी के रंग से वह इसी शहर का लगता था। वह करीब करीब लड़के की ही उम्र का था और उसके जितना ही लंबा था। यहाँ लगभग हर कोई स्पेनिश बोलता है। हम स्पेन से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर ही तो हैं। बैठो, मैं तुम्हारी कुछ खातिरदारी करना चाहता हूँ, लड़के ने कहा। और मुझे एक गिलास वाइन लाने को कहो। मुझे इस चाय से नफरत है। इस मुल्क में वाइन नहीं मिलती, नौजवान ने कहा। यहाँ मजहब उसकी इजाजत नहीं देता। लड़के ने उससे कहा, मुझे पिरामिडों पर जाना है। उसके मुंह से खजाने वाली बात निकलने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने उस बारे में न बोलना ही ठीक समझा। उसने सोचा कि अगर मैं इस अरबी को ये बात बता दूंगा तो हो सकता है यह मुझे वहां पहुंचाने के बदले मुझसे उस खजाने का एक हिस्सा मांगने लगे। उसे बूढ़े की कही वह बात याद आई, ऐसी चीज देने का वादा नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वहां ले चलो। गाइड के रूप में तुम्हारी इस मदद के बदले मैं तुम्हारा मेहनताना देने को तैयार हूँ। ने पूछा, तुम्हें कोई अंदाजा है कि वहां कैसे जाना होता है? उस नवागंतुक लड़के ने ध्यान दिया कि बार का मालिक पास ही खड़ा हुआ था और बड़े ध्यान से उनकी बातचीत सुन रहा था। उस आदमी की मौजूदगी से उसे असहजता महसूस हुई, लेकिन अब जबकि उसे एक गाइड मिल गया था, वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। तुम्हें सहारा का पूरा रेगिस्तान पार करना होगा, नौजवान ने कहा। और इसके लिए तुम्हें पैसे की जरूरत होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है। लड़के को ये सवाल विचित्र सा लगा, लेकिन लड़के को बूढ़े की कही बात पर भरोसा था, जिसने कहा था कि जब तुम वाकई कुछ चाहते हो, तो पूरा संसार हमेशा एकजुट होकर तुम्हारे पक्ष में योजना बनाने लगता है। उसने अपने बटुए से पैसा निकाला और नौजवान को दिखाया। बार का मालिक भी पास आकर देखने लगा।
उन दोनों आदमियों ने आपस में अरबी में कुछ कहा, जिससे बार का मालिक कुछ चिढ़ा हुआ सा दिखाई दिया। हम यहाँ से बाहर चलते हैं, नवागंतुक ने कहा। वह चाहता है हम जाएं। लड़के ने राहत की सांस ली। वह बिल का भुगतान करने खड़ा हुआ, लेकिन बार मालिक ने उसे पकड़ लिया और नाराज होता हुआ उस पर बरस पड़ा। लड़का हट्टा-कट्टा था और वह उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर यह सोचकर उसने इरादा बदल दिया कि वह एक पराये मुल्क में था। उसके नए दोस्त ने मालिक को परे धकेल दिया और लड़के का हाथ खींचता हुआ उसे बाहर ले आया। वह तुम्हारा पैसा हड़पना चाहता था, उसने कहा। टैंजियर अफ्रीका की बाकी जगहों जैसा नहीं है। ये बंदरगाह है, और हर बंदरगाह के अपने चोर होते हैं। लड़के के मन में अपने इस नए दोस्त पर भरोसा जागा। उसने एक खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने में उसकी मदद की थी। उसने अपने पैसे निकाले और उनको गिना। हम कल तक पिरामिडों पर पहुंच सकते हैं, नौजवान ने पैसे लेते हुए कहा। लेकिन इसके पहले मुझे 2 ऊंट खरीदने होंगे। वे टैंजिया की सकरी गलियों में चल पड़े। हर कहीं तरह तरह के सामान की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थीं। वे एक विशाल चौक के बीच पहुंचे जहां बाजार लगा हुआ था। वहां हजारों की तादाद में लोग आपस में बहस कर रहे थे, सामान खरीद और बेच रहे थे। चाकू छुरों के बीच सब्जियां बिक रही थीं। तंबाकू के साथ साथ बेचे जाने के लिए कालीन प्रदर्शित थे। लेकिन लड़का पूरे समय अपनी आंखें अपने नए दोस्त पर जमाए हुए था। आखिरकार उसका सारा पैसा उसी के पास था। पहले तो उसके मन में आया था कि उससे पैसा वापस मांग ले, लेकिन फिर उसे लगा कि ये दोस्ताना रवैया नहीं होगा। उसे उस पराये मुल्क के दस्तूरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ उस पर निगाह रखूंगा, उसने मन ही मन कहा। वह जानता था कि वह अपने इस दोस्त से कहीं ज्यादा मजबूत है। अचानक, इस सारी उधेड़बुन के बीच उसे एक ऐसी बेहद खूबसूरत तलवार दिखाई दी, जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। उसकी म्यान पर चांदी की पच्चीकारी थी, और उसकी मूठ काली थी तथा उस पर बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। लड़के ने मन ही मन तय किया कि मिस्र से लौटने के बाद ये तलवार खरीद लेगा। जरा उस दुकानदार से पूछो कि वह तलवार कितने की है, उसने अपने दोस्त से कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि तलवार देखने के चक्कर में उसका ध्यान कुछ क्षणों के लिए भटक गया था। उसका दिल अंदर धंस गया, जैसे उसकी छाती ने उसे सहसा जोर से दबा दिया हो। वह निगाहें दौड़ाकर देखने से डर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसका नतीजा क्या होगा। वह कुछ देर और उस खूबसूरत तलवार को देखता रहा, तब जाकर वह गर्दन घुमाने की हिम्मत जुटा पाया। उसके चारों तरफ बाजार था, लोग आ जा रहे थे, आवाजें लगा अजीबो गरीब गंध फैली हुई थी। लेकिन उसे अपना वह नया साथी कहीं रहे थे और खरीदारी कर रहे थे और वातावरण में खाने की चीजों की दिखाई नहीं दिया। लड़का खुद को विश्वास दिलाना चाहता था कि उसका दोस्त संयोगवश उससे जुदा हो गया है। उसने तय किया कि वह वहीं रुककर उसका इंतजार करेगा। वह इंतजार ही कर रहा था कि तभी एक मौलवी पास की एक मीनार पर चढ़कर अजान देने लगा। बाजार के सारे लोग अपने अपने घुटनों पर झुक गए। उन्होंने अपने माथे जमीन पर टिका दिए और खुद भी नमाज पढ़ने लगे। इसके बाद सारे के सारे दुकानदारों ने कामकाजी चींटियों की तरह अपनी दुकानें समेटी और वहां से चल पड़े। सूरज भी विदा ले रहा था। लड़के की निगाहें कुछ देर डूबते सूरज की राह की पीछा करती रहीं। आखिर वह चौक को घेरते सफेद मकानों के पीछे ओझल हो गया। उसने याद किया कि सुबह जब ये सूरज उगा था तब वह एक दूसरे महाद्वीप पर था। 60 भेड़ों को हाँकता एक चरवाहा था,
और एक लड़की से मिलने जाने का इंतजार कर रहा था। उस सुबह जाने पहचाने मैदानों से गुजरते हुए उसे उस एक एक घटना के बारे में पता था जो उसके साथ होने वाली थी। लेकिन अब जब सूरज डूबने को था, वह एक बिल्कुल अलग मुल्क में था, एक अजनबी मुल्क के बीच एक अजनबी, जहाँ की जबान तक वह नहीं बोल सकता था। अब वह गडरिया नहीं रह गया था, और अब उसके हाथ में कुछ नहीं था, पैसा भी नहीं था कि वह वापस लौट सकता और सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकता। ये सब कुछ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच घटित हो गया था, लड़के ने सोचा। उसे खुद पर दया आ रही थी और वह अपनी जिंदगी के इस तरह अचानक और जबरदस्त ढंग से उलट पुलट हो जाने को लेकर मन ही मन विलाप कर रहा था। उसे इस कदर शर्म आ रही थी कि उसका मन रोने को कर रहा था। वह कभी अपनी भीड़ों तक के सामने नहीं रोया था, लेकिन बाजार सूना पड़ा था, और वह घर से बहुत दूर था, इसलिए वह रोने लगा। वह रो रहा था क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ नाइंसाफी की थी, और यह सोचकर रो रहा था कि अपने सपनों में विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर इस तरह का फल देता है। जब मेरे पास मेरी भेड़ें थीं, तब मैं सुखी था और अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाता था। लोग मुझे करीब आता देख मेरा स्वागत करते थे, उसने सोचा। लेकिन अब मैं दुखी हूँ और अकेला हूँ। अब मैं दूसरों के प्रति कड़वाहट और अविश्वास से भर जाने वाला हूँ, क्योंकि एक इंसान ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं उन लोगों से नफरत करने लगूंगा जिनको उनके खजाने मिल गए होंगे, क्योंकि मुझे मेरा खजाना कभी नहीं मिलेगा। अब जो भी कुछ थोड़ा सा मेरे पास बचा है, मुझे उसी से संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना तुच्छ हूँ कि दुनिया को जीत पाना मेरे बूते की बात नहीं है। उसने इस उम्मीद से अपना थैला खोलकर देखा कि शायद उसमें कुछ बचा हो सकता है उसमें उस सैंडविच का ही कोई टुकड़ा बचा हो जो उसने जहाज पर खाया था। लेकिन उसमें उस भारी भरकम पुस्तक, उसकी जैकेट और उन 2 रत्नों के अलावा जो उसे बूढ़े ने दिए थे, और कुछ भी नहीं था। जब उसने उन रत्नों को देखा तो उसे किसी वजह से राहत महसूस हुई। उसने उसकी 6 भेड़ों के बदले उसे वे 2 रत्न अपने सोने के कवच से निकाल कर दिए थे। वह उन रत्नों को बेचकर वापसी का टिकट खरीद सकता है, लेकिन इस बार मैं अक्ल से काम लूंगा, लड़के ने सोचा, और उन रत्नों को थैले से निकालकर अपनी जेब में रख लिया। ये बंदरगाह का नगर था, और उसके दोस्त ने उससे जो एकमात्र सच्ची बात कही थी वह यही थी कि बंदरगाहों के नगर चोरों से भरे होते हैं। अब उसे समझ में आया कि बार का मालिक इतना झल्लाया हुआ क्यों था। वह मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भी वैसा ही हूँ जैसा हर कोई है। मैं दुनिया को उस रूप में देखता हूँ, जिस रूप में उसे होते हुए देखना चाहता हूँ, उस रूप में नहीं जैसी वह वास्तव में है। उसने उन रत्नों पर हल्के से हाथ फेरते हुए उनके ताप और उनकी सतहों के स्पर्श को महसूस किया। वे उसका खजाना थे। उनको हाथ में लेने मात्र से वह बेहतर महसूस कर रहा था। वे उसे बड़े की याद दिला रहे थे। जब तुम कुछ पाना चाहते हो, तो सारा संसार उस चीज को हासिल करने में तुम्हारी मदद की योजना बनाने लगता है, उसने कहा था। लड़का उस बात की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था जो बूढ़े ने कही थी। वह सूने बाजार में खड़ा था, उसके पास एक ढेला भी नहीं था जिसे वह अपना कह सकता, और न ही एक भी भेड़ थी जिसकी उसे रात में रखवाली करनी पड़ती, लेकिन वे रत्न इस बात का सबूत थे कि वह एक राजा से मिला था, राजा जो लड़के के अतीत के बारे में जानता था। इन्हें यूरिम और तुम्मिम कहा जाता है, और ये भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं।
लड़के ने रत्नों को वापस थैले में डाला और एक आजमाइश करने का फैसला किया। बूढ़े ने कहा था कि तुम्हारे सवाल एकदम स्पष्ट होने चाहिए, और इसके लिए लड़के को ये जानना जरूरी था कि वह क्या जानना चाहता था। इसलिए उसने पूछा, क्या बूढ़े का आशीर्वाद अभी भी मेरे साथ है? उसने एक रत्न निकाला। वह हाँ था। क्या मुझे अपना खजाना मिलेगा? उसने पूछा। वह थैले में हाथ डालकर किसी एक रत्न को टटोलने लगा। उसके वैसा करने पर दोनों रत्न थैले के एक छेद से बाहर निकलकर जमीन पर गिर गए। लड़के ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि थैले में कोई छेद भी था। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया ताकि उनको उठाकर वापस थैले में डाल सकता, लेकिन उनको जमीन पर पड़े देखकर उसे एक और बात याद हो आई। भविष्य सूचक संकेतों को पहचानना सीखो और उनका अनुसरण करो, बूढ़े राजा ने कहा था। एक भविष्य सूचक संकेत। लड़का मन ही मन मुस्कुराया। उसने दोनों रत्नों को उठाया और वापस थैले में डाल दिया। उसने छेद को बंद करने के बारे में नहीं सोचा। वे रत्न जब चाहे छेद से बाहर निकलकर गिर सकते थे। वह जानता था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अपनी नियति से भागने के लिए सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैंने वादा किया था कि अपने फैसले मैं खुद ही लूंगा, उसने मन ही मन कहा। लेकिन उन रत्नों ने उसे बता दिया था कि वह बूढ़ा अभी भी उसके साथ है, और इससे उसने और भी आत्मविश्वास महसूस किया। उसने एक बार फिर खाली चौक को चारों ओर निगाहें घुमाकर देखा। इस बार उसे पहले की तुलना में कम निराशा महसूस हुई। ये जगह अजनबी नहीं थी, यह नई जगह थी। आखिरकार वह हमेशा से यही तो चाहता रहा था, नई जगहों के बारे में जानना। यहाँ तक कि अगर वह पिरामिडों तक भी कभी न पहुँच पाए, तो भी वह इतनी दूर तक का सफर तय कर चुका था, जितना उसकी जानकारी में किसी भी गडरिये ने नहीं किया था। काश कि उन्हें मालूम होता कि जहाँ वे हैं, वहां से जहाज से मात्र 2 घंटे की दूरी पर चीजें कितनी अलग हैं, उसने सोचा। हालांकि उसकी यह नई दुनिया फिलहाल एक सूना बाजार थी, लेकिन वह उसे उस वक्त देख चुका था जब वह जीवन की चहल पहल से भरी पूरी थी, और उसे कभी नहीं भूल पाएगा। उसने उस तलवार को याद किया। उसके बारे में सोचते हुए थोड़ी तकलीफ पहुंची, लेकिन ये भी सच था कि उसने वैसी तलवार उसके पहले नहीं देखी थी। इन तमाम बातों के बारे में सोचते हुए उसे समझ में आया कि उसे इन दो चीजों के बीच चुनाव करना होगा, कि वह खुद को एक चोर का दयनीय शिकार समझे या अपने खजाने की खोज में लगा एक साहसिक यात्री समझे। कहा, मैं खजाने की खोज में लगा एक साहसिक यात्री हूँ, उसने खुद से। उसे किसी ने झकझोर कर जगा दिया। वह बीच बाजार में सो गया था, और अब चौक का जीवन फिर से शुरू होने को था। उसने चारों ओर देखते हुए अपनी भीड़ों को खोजा, और फिर उसे एहसास हुआ कि वह एक नई दुनिया में है। लेकिन वह उदास होने की बजाय खुश था। अब उसको भीड़ों के लिए चारे और पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसकी बजाय वह अब अपने खजाने की खोज पर निकल सकता था। उसकी जेब में एक किया था कि वह वैसा ही साहसिक यात्री बनेगा, जैसे यात्रियों के बारे में वह बनेगा, जैसे यात्रियों के बारे में वह भी पैसा नहीं था। लेकिन उसके अंदर आस्था थी। पिछली रात उसने फैसला पुस्तकों में पढ़कर उनकी सराहना करता रहा था। वह धीरे धीरे बाजार से होकर गुजरने लगा। दुकानदार अपनी दुकानें जमा रहे थे, और लड़के ने एक कैंडी विक्रेता की दुकान सजाने में मदद की। कैंडी विक्रेता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह खुश था। वह अपनी जिंदगी के बारे में जानता था और एक और दिन का काम शुरू करने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी मुस्कुराहट ने लड़के को बधे की याद दिला दी, वह रहस्यमय बूढ़ा राजा जिससे वह मिला था।
ये कैंडी विक्रेता इसलिए कैंडी नहीं बना रहा है कि बाद में वह यात्राएं करेगा या किसी दुकानदार की बेटी से विवाह करेगा। वह इसलिए कैंडी बनाता है क्योंकि वह कैंडी बनाना चाहता है, लड़के ने सोचा। उसे लगा कि वह वही कर सकता है जो बूढ़े ने किया था, इस बात को महसूस करना कि व्यक्ति अपने गंतव्य के नजदीक है या उससे दूर। महज उनकी ओर देखते हुए, ये कितना आसान है, तब भी मैंने ये पहले कभी नहीं किया, उसने सोचा। जब दुकान जम गई, तो कैंडी विक्रेता ने उस दिन तैयार की गई पहली कैंडी लड़के को भेंट की। लड़के ने उसका शुक्रिया अदा किया, कैंडी खाए और वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि तो उसे एहसास हुआ कि जब वे दुकान जमा रहे थे, तो उनमें से एक अरबी और दूसरा स्पेनिश बोल रहा था। और वे एक दूसरे की बात बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। इसका मतलब है कि कोई ऐसी भाषा निश्चय ही है जो शब्दों पर निर्भर नहीं करती, लड़के ने सोचा। ये चीज मैं अपनी भीड़ों के साथ पहले ही अनुभव कर चुका हूँ, और अब यही चीज लोगों के मामले में भी हो रही है। वह ढेरों नई चीजें सीख रहा था। उनमें से कुछ चीजें ऐसी थीं जिनको वह पहले ही अनुभव कर चुका था, और वे वास्तव में नई नहीं थीं, लेकिन उसने पहले उनको उस तरह समझा नहीं था। और उनको इसलिए नहीं समझा था क्योंकि उसको उनकी आदत पड़ चुकी थी। उसे एहसास हुआ, अगर मैं बिना शब्दों वाली इस भाषा को समझना सीख लेता हूँ, तो मैं दुनिया को समझना सीख सकता हूँ। उसने तनाव मुक्त होकर और बिना हड़बड़ी के टैंजियर की सकरी गलियों में चलने का निश्चय कर लिया। सिर्फ रास्ते में ही वह भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ पाएगा। वह जानता था कि इसके लिए बहुत अधिक धीरज की जरूरत होगी, लेकिन गणरीय धीरज से काफी परिचित होते हैं। उसने एक बार फिर देखा कि उस पराये मुल्क में वह उन्हीं सीखों से काम ले रहा था जो उसने अपनी भीड़ों से सीखी थी। सब बातें एक जैसी ही हैं, बूढ़े ने कहा था। क्रिस्टल का सामान बेचने वाला दुकानदार दिन होते ही जाग गया, और उसने वैसी ही बेचैनी महसूस की जैसी वह हर सुबह महसूस करता था। वह 30 सालों से एक ही जगह पर अटका हुआ था। उसकी दुकान एक पहाड़ी रास्ते की चोटी पर थी, जहां से बहुत थोड़े से ग्राहक गुजरते थे। अब इतनी देर हो चुकी थी कि कुछ भी नहीं बदला जा सकता था। उसने केवल एक ही चीज सीखी हुई थी, और वह थी क्रिस्टल के बर्तनों को खरीदना और बेचना। एक समय था जब बहुत से लोग उसकी दुकान के बारे में जानते थे। अरब के सौदागर, फ्रांसीसी और अंग्रेज भूगर्भशास्त्री, जर्मन सैनिक जो हमेशा दौलतमंद हुआ करते थे। उन दिनों में स्फटिक बेचना अद्भुत काम हुआ करता था, और वह सोचा करता था कि वह अमीर बन जाएगा और जब बूढ़ा होगा तो उसके साथ खूबसूरत औरतें हुआ करेगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टैंजिया बदलता गया। पास का नगर सेउटा टैंजिया से ज्यादा तेजी से तरक्की करता गया था, और उसके कारोबार में गिरावट आती गई थी। पड़ोस के लोग यहाँ वहाँ चले गए थे, और पहाड़ी पर थोड़ी सी छोटी मोटी दुकानें ही बच रही थीं। और कोई नहीं था जो उन मुट्ठी भर दुकानों में सामान की छानबीन करने के लिए पहाड़ पर चढ़ता। लेकिन स्फटिक के दुकानदार के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने स्फटिक का सामान खरीदते बेचते हुए अपने जीवन के 30 साल गुजार दिए थे, और अब इतनी देर हो चुकी थी कि और कोई धंधा करना मुमकिन नहीं था। सड़क पर गाहे बगाहे लोगों का आना जाना देखते हुए उसने पूरी सुबह गुजार दी। वह वर्षों से यही करता आया था, और हर आने जाने वाले के कार्यक्रम से परिचित था। लेकिन दोपहर के भोजन का वक्त होने से ठीक पहले वह लड़का दुकान के सामने आकर रुका। उसने कपड़े तो सामान्य धन के ही पहने रखे थे, लेकिन स्फटिक के दुकानदार की अनुभवी निगाहें देख सकती थीं कि लड़के के पास खरीदारी करने के लिए पैसा नहीं था।
तब भी दुकानदार ने लड़के के चले जाने तक अपना दोपहर का भोजन मुलतवी रखने का फैसला किया। दुकान के दरवाजे पर लटकती तख्ती में कहा गया था कि दुकान में कई ज़बानें बोली जाती हैं। लड़के को काउंटर पर एक आदमी नजर आया। अगर आप चाहें तो मैं शोकेस में रखे शीशे के बर्तनों को साफ कर सकता हूँ, लड़के ने कहा। उनकी हालत देखकर उनको कोई नहीं खरीदेगा। आदमी बिना कोई जवाब दिए उसकी ओर देखता रहा। बदले में आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। आदमी ने तब भी कुछ नहीं कहा। लड़के को लगा कि उसे ही कोई न कोई फैसला लेना होगा। उसके थैले में उसकी जैकेट थी। रेगिस्तान में निश्चय ही उसे उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। उसने जैकेट निकालकर शीशों को साफ करना शुरू कर दिया। आधा घंटे में उसने शो केस में रखे सारे बर्तन साफ कर दिए, और जिस दौरान वह इस काम में लगा हुआ था, उसी बीच 2 ग्राहक दुकान में आकर कुछ सामान खरीद ले गए। जब उसने सफाई का काम निपटा दिया तो उसने उस आदमी से खाने के लिए कुछ मांगा। आओ, हम कुछ खाते हैं, दुकानदार ने कहा। उसने दरवाजे पर भोजनावकाश की सूचना पट्टी लटकाई और वे पास के एक छोटे से कैफे में चले गए। वहां पड़ी एकमात्र मेज पर बैठते हुए स्फटिक का दुकानदार हंस पड़ा। तुम्हें कोई सफाई करने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। कुरान मुझसे तकाजा करती है कि मैं भूखे आदमी को खिलाऊं। पूछा, वाह, तब फिर आपने मुझे वह काम क्यों करने दिया? लड़के ने। क्योंकि सामान गंदा हो गया था, और तुम्हें और मुझे दोनों को ही अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से साफ करना जरूरी था। जब उन्होंने भोजन कर लिया तो दुकानदार ने लड़के की ओर देखकर कहा, मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरी दुकान में काम करोगे। जब तुम काम कर रहे थे तब 2 ग्राहक आए, और यह एक अच्छा शगुन है। लोग शगुनों के बारे में बहुत बात करते हैं, गर्रिये ने सोचा, लेकिन वे वाकई जानते नहीं हैं कि वे क्या कह रहे हैं। जैसे कि मुझे ही इस बात का कभी एहसास नहीं था कि मैं वर्षों अपनी भीड़ों से एक ऐसी जबान में बात करता रहा था जिसमें कोई शब्द नहीं थे। तुम मेरी दुकान पर काम करना चाहोगे? दुकानदार ने पूछा। मैं आज बाकी पूरे दिन काम कर सकता हूँ, लड़के ने जवाब दिया। मैं सुबह होने तक पूरी रात काम करूँगा, और आपकी दुकान के एक एक सामान को साफ कर दूंगा। बदले में मुझे कल मिस्र जाने के लिए पैसे की जरूरत होगी। व्यापारी हंस पड़ा। अगर तुम पूरे साल भर तक मेरी दुकान में कांचों की साफ सफाई का काम करते रहो, यहाँ तक कि तुम दुकान की सारी चीजें बिकवाकर अच्छा खासा कमीशन भी कमा डालो, तब भी तुम्हें मिस्र जाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। यहाँ और वहाँ के बीच हजारों किलोमीटर रेगिस्तान फैला हुआ है। कुछ पल खामोशी छाए रही, जो इतनी गहरी थी कि लगता था सारा शहर सोया हुआ हो। बाजारों की कोई आवाजें नहीं, दुकानदारों के बीच कोई बहस मुबाहसा नहीं, मीनारों पर चढ़कर अजान देने वाला कोई शख्स नहीं। कोई उम्मीद नहीं, कोई साहसिक कारनामा नहीं, कोई बूढ़ा राजा या नियतियां नहीं, कोई खजाना नहीं, कोई पिरामिड नहीं। ऐसा लगता था जैसे दुनिया खामोश हो गई हो, क्योंकि लड़के की आत्मा खामोश हो गई थी। वह वहां बैठा हुआ सूनी निगाहों से कैफे के दरवाजे के बाहर देख रहा था, और कामना कर रहा था कि काश वह मर जाता और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता। दुकानदार परेशान नजरों से लड़के की ओर देख रहा था। वह सारा का सारा उल्लास जो उस सुबह उसने देखा था, वह गायब हो चुका था। मेरे बच्चे, मैं तुझे इतना पैसा दे सकता हूँ कि तू अपने मुल्क वापस लौट सके, स्फटिक के दुकानदार ने कहा। लड़के ने कुछ नहीं कहा। वह उठा, अपने कपड़े ठीक किए, और अपना थैला उठा लिया। मैं आपके लिए काम करूंगा,
उसने कहा। फिर एक और लंबी खामोशी के बाद उसने कहा, मुझे कुछ भेड़ खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है।